आज क्लास सेशन। तो बहुत क्विकली हमने लास्ट टाइम कुछ 5 मिनट स्टार्टिंग के 3-4 सेशंस हम थोड़ा करंट अफेयर ज्ञान पे बातें करेंगे। तो लास्ट सेशन हमने इस पे बात की थी, तो फॉर यू फ्रेमवर्क है करंट अफेयर। हमें इसको जिसने नहीं देखा है वो सेशन मिल गया होगा। जिसने नहीं किया है, कोई ऐसा यू हैव नॉट मिस्ड आउट ऑन एनीथिंग। मैंने पहला वीक पॉइंट एक क्या बताया था नेक्स्ट लास्ट टाइम, दैट इट्स वेरी इंक्रीमेंटल इन नेचर। ऐसा नहीं कि आपने जैसे एंशिएंट हिस्ट्री या ज्योग्राफी की क्लास मिस कर दी तो पिछली क्लास से बहुत लिंकेज है। करंट अफेयर में क्या होता है, इंक्रीमेंटल है, किसी भी दिन से आप शुरू कीजिए तो आप कैन बिल्ड अपॉन इट, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टॉपिक्स मोरलेस क्या हैं, अलग अलग हैं और उसमें कोई बहुत डिफरेंस नहीं होता है। तो लास्ट वीक हमने बात की थी, लास्ट वीक बात की थी पहले सेशन की एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग पे कि करंट अफेयर को हमें अप्रोच कैसे करना है और हमें लिंकेज कैसे करना है। आज हम थोड़े एग्जांपल्स के साथ इसको अपने टॉपिक्स के साथ देखेंगे। Then we talked about that it's incremental in nature. We have to understand what context and the underlying concept. हमें फोकस किस पे करना है, पे करना है पे ज्यादा कॉन्टेक्स्ट तो हमें न्यूज में आएगा, वो कैसे हमारे कंटेंट से लिंक है, हमें उस पर फोकस करना है। ठीक, इस पे भी हम बात करेंगे। इनफैक्ट हर बार हमारा डिस्कशन इसी पर फोकस रहेगा। तो कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट में कैसे हमें फोकस अल्टीमेटली किस पे करना है, कंटेंट पे, बिकॉज कॉन्टेक्स्ट विल कीप ऑन चेंजिंग। आज मोदी जी ग्लोबल साउथ में 5 कंट्री इन्होंने विजिट की, 6 महीने बाद ही विल विजिट लेटर से, उसके बाद उन्होंने ब्रिक्स समिट फॉर एग्जांपल, ब्राजील में उन्होंने ब्रिक्स समिट अटेंड किया। तो द कंटेक्स्ट विल कीप ऑन चेंजिंग, बट द कंटेंट एंड द कॉन्सेप्ट कहना चाहिए ऑफ ग्लोबल साउथ ब्रिक्स हमेशा क्या रहेगा, वही रहेगा। ब्रिक्स में क्या होगा, हर साल इसका सेशन होता है, ब्रिक्स का सेशन मोरलेस एवरी ईयर होता है। ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या होता है इनका सेशन हर साल होता है। क्या उसको हम बहुत हर साल क्या हम उसी तरीके से पढ़ते हैं, नहीं, हम एक बार समझते हैं कि व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द ब्लॉक। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो उसके पीछे का बेसिक आइडिया क्या होता है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, कंटेंट क्या है, एंड द कॉन्टेक्स्ट विल कीप ऑन चेंजिंग। ठीक, चलिए देन आज तो ये दो चीजें हमने पिछली बार बात की थी। टुडे विल टॉक अबाउट टू थिंग्स, पैटर्न, और इस पैटर्न को हम एग्जांपल से भी देखेंगे। पैटर्न मींस obviously in one week class we cannot cover all the topics, right? करंट अफेयर ढेरों हैं, पर डे कम से कम अगर रेलिवेंट करंट अफेयर फ्रॉम यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो भी 5 से 6 टॉपिक्स आ जाते हैं मोरलेस। तो वीकली तो काफी टॉपिक्स हो गए, 20-30 टॉपिक्स हो गए। बट द आइडिया हियर इज, जो मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, हमारा यहाँ पे आइडिया क्या है, पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करने का, सो एज टू मेक यू अंडरस्टैंड सम पैटर्न्स, और जिससे क्या होगा, यू विल डेवलप एन आई योरसेल्फ, आप अपने हिसाब से पहचानने लगोगे दैट दिस इज इंपॉर्टेंट एंड इस न्यूज में मुझे इस चीज पे फोकस करना है। चलिए एग्जाम्पल्स के साथ शो करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम आज कुछ टॉपिक देखेंगे, आज मैंने सोचा कि बहुत मेंस ओरिएंटेड टॉपिक ना लेके लेट अस ट्राई वेरी स्मॉल टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे मैं सोच रहा था ग्लोबल साउथ पढ़ा है तो ब्रिक्स पे बात करते हैं, बट ब्रिक्स पे आज बात नहीं करेंगे, हम छोटे टॉपिक से बात करेंगे। हम ब्रिक्स पे बात नहीं करेंगे, हम छोटे टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। किसी को पता है कौन रिलीज करता है ये इंडेक्स? ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं, ऐसे बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं। तो इस इंडेक्स को तो हम एज अ न्यूज पढ़ेंगे। यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर 2017 में इस पे क्वेश्चन पूछा था। बट हमें क्या समझना है, इसमें पैटर्न समझना है। पैटर्न समझना है कि फॉर एग्जांपल हमने ये इंडेक्स देखी, इस इंडेक्स से हमने क्या सीखा फ्रॉम प्री पॉइंट ऑफ व्यू एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। अभी जैसे आप जब इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि टॉपिक में कितनी गहराई है। कहने को तो क्या है, इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं बहुत सिंपल सा, जैसे फॉर एग्जांपल कई जगह पे कवर होता है हमारी बुक्स में, मैगजीन्स में, कि कौन विच ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिलीज किया। सिंपल सा आंसर हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज किया एंड टॉपिक इज ओवर, राइट। फिर उसके डीप घुसते हैं कि भाई इंडेक्स है, इंडेक्स क्या इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का हमें कहां से पता चला, इंपॉर्टेंट का इसलिए पता चला कि यूपीएससी ने एक बार इस पे क्वेश्चन पूछा है, इसका मतलब इट इज रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है। पिछली बार इजी क्वेश्चन पूछा है, पिछली बार यही क्वेश्चन पूछा है कि किसने रिलीज किया था। नेक्स्ट टाइम दे कैन आस्क इन द प्रीलिम्स, दे कैन आस्क क्वेश्चन ऑन
के डायमेंशंस क्या हैं, सकता है, पूछता है। तो इट्स नॉट अबाउट दिस इंडेक्स इटसेल्फ, इस तरीके के और जो इंडेक्सेस हैं उनके लिए हमें एक आई बनानी पड़ेगी। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल जब हम प्रीलिम्स के लिए आप लोग प्रिपेयर होंगे, जब भी आप लोग प्रीलिम्स देंगे तो आप देखेंगे अंत में कंपाइलेशंस आते हैं, मार्केट फ्लड है कंपाइलेशन से कि भाई इंडेक्सेस का एक अलग कंपाइलेशन आता है कि ये इंडेक्स किसने बनाया, रिपोर्ट किसने बनाई, एक्स वाई जेड किसने किसने बनाया, राइट? और हम भी एज ए स्टूडेंट भी उसको रटने की कोशिश करते हैं, बट अवर अप्रोच शुड बी, हमने एक बार इंडेक्स जब आप पढ़ेंगे, हम जब इस टॉपिक को डील करेंगे, वी विल सी दैट हाउ मेनी डायमेंशंस वी आर कवरिंग इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, हम कितने तरीके से इस टॉपिक को कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट टॉपिक है खराई कैमल का, एक एनिमल है, न्यूज में था, कैमल होते हैं जो क्या, हाँ, इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, तो इनमें कुछ स्पेशल होता है कैमल में। एक कैमल जो हम सोचते हैं वो क्या होते हैं, डेजर्ट क्या बोलते हैं उसको, रेगिस्तान का जहाज, बचपन में पढ़ते थे, राइट? बट ये क्या है, ये पानी में भी जाते हैं, तो इनके अंदर कुछ स्पेशलिटी, यूपीएससी ने इस पर भी एक बार क्वेश्चन पूछा था, तो इस पर देखेंगे। और एक मैं आपको एक पैटर्न आपने जरूर पढ़ा होगा, फॉर एग्जांपल जिसने भी यूपीएससी जब आप लोगों ने शुरुआत की होगी तो ये बात जरूर आई होगी कि यार बहुत एनिमल्स पूछता है, इतने रैंडम है, इतने दुनिया में एनिमल है, बट वी हैव टू फोकस, फोकस क्या करना है कि उसका पैटर्न अंडरस्टैंड करना है कि वो पूछ कहां से रहा है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट है टाइगर डेथ। अब टाइगर डेथ क्या है, कॉन्टेक्स्ट है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक टाइगर की डेथ हुई, काफी डेथ हुई, 3-4 टाइगर की डेथ हुई, उस पर इन्वेस्टिगेशन किया हुआ, बट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट कॉन्टेक्स्ट कि वो कहां पे हुई, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हुई, उसकी लोकेशन क्या है, वो क्या बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, तो हमको उस एरिया को समझना है। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि उस एरिया में मैप्स हैं, टाइगर रिजर्व्स कौन से, और उसका रेलेवेंस हमारे सिलेबस से क्या है। अंडरस्टूड? तो दिस इज अबाउट टॉकिंग अबाउट द पैटर्न्स, एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूं, बाकी टॉपिक के अंदर डिस्कस करूंगा। देन एक जस्ट लास्ट पॉइंट बिफोर वी मूव टू द टॉपिक, दैट आप जैसे अपने आपके सब्जेक्ट चल रहे हैं एंशिएंट एंड ज्योग्राफी चल रहे हैं, देखिए हम जो इट्स करंट अफेयर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम, क्यों? बिकॉज आपका जो, मान लीजिए एंशिएंट आपने शुरू किया, तो पहली क्लास में आपको शुरू हुआ प्री हिस्टोरिक एज से, देन इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन वैदिक एज एंड फला फला, देन बुद्धिज्म, तो टॉपिक्स बिल्ड अपॉन इटसेल्फ। एक टॉपिक क्या हुआ, एक टॉपिक, देन नेक्स्ट टॉपिक, देन नेक्स्ट टॉपिक, देन नेक्स्ट टॉपिक, राइट? एक एक आपने सीढ़ी चढ़ी, समझ गए? सेम ज्योग्राफी के साथ है, आपने पहले उसका फिजिकल स्ट्रक्चर इंडिया का पढ़ा, फिर आपने रिवर्स पढ़ी, फिर आपने एक्स पढ़ा, फिर वाई पढ़ा, फिर जेड पढ़ा। करंट अफेयर में क्या है, देयर इज नो वन कीवर्ड दैट इज नोन एज पैराशूटिंग ऑफ टॉपिक्स, पैराशूट होते हैं टॉपिक्स, पैराशूटिंग ऑफ टॉपिक्स आउट ऑफ द ब्लू, कोई नया टॉपिक आ गया। फॉर एग्जांपल बिहार में भी क्या टॉपिक, एक बहुत न्यूज में आप लोगों ने सुना होगा क्या, हाँ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, कीवर्ड क्या है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये बिहार में न्यूज में है, काफी न्यूज में है। अब जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तब इस टॉपिक को पढ़ेंगे, का डिटेल पढ़ेंगे, इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। भाई जब शुरुआत करेंगे तो आप कहां से शुरुआत करेंगे, आप पॉलिटी में शुरुआत करेंगे, आर्टिकल 326 से शुरुआत करेंगे कि इंडिया ने क्या दिया, यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइजी दी, सबको वोट देने का अधिकार दिया, उसके लिए इलेक्शन कमीशन बैठाया गया आर्टिकल 324 के तहत। तो आप पॉलिटी में क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ठीक? पॉलिटी में शुरू करेंगे, प्रियम्बल से शुरू करेंगे। बट करंट अफेयर में क्या है, पैराशूटिंग है, आज ये टॉपिक आ गया तो हमें इसको पढ़ना है, अभी खूब न्यूज में है, नहीं पढ़ेंगे तो हम करंट अफेयर से रह जाएंगे। तो करंट अफेयर कुछ नहीं है, करंट अफेयर इज व्हाट, इट्स सम ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स दैट यू डू, पॉलिटी, इकोलॉजी, मैपिंग, तो आप अलग अलग भी करेंगे। बट करंट अफेयर के साथ इनिग्मा मैंने क्यों बोला था पहली क्लास में, क्यों? बिकॉज एवरीथिंग इज एट ऑल एट वंस। और क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं इस टॉपिक को इग्नोर करना भी? फॉर एग्जाम्पल SIR है, क्या हम इग्नोर कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल साउथ है, तो आपको इंटरनेशनल अफेयर भी पढ़ाया जाएगा, एक अलग से एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। बट मैंने ग्लोबल साउथ आपको पढ़ाया, तो ग्लोबल साउथ अगर, क्या मैं जो प्राइम मिनिस्टर का विजिट था, क्या केवल उसको बताने से समझ में आएगा करंट अफेयर्स? नहीं आएगा, उसके पीछे का हमें कॉन्टेक्स्ट बताना पड़ेगा। तो जिस तरीके से आप लोगों की अप्रोच क्या होती है सब्जेक्ट्स में, करंट अफेयर की अप्रोच उससे थोड़ी अलग होती है। करंट अफेयर्स में हमें काफी टॉपिक्स कवर करने हैं, तो मैं फॉर एग्जांपल एवरी टीचर हैज अ डिफरेंट अप्रोच। फॉर एग्जांपल आप लोग एशियन हिस्ट्री के अभी क्लास हुई आपकी, तो नोट्स बनवाए होंगे, नोट डिक्टेट भी हो सकता है किए हों, बट करंट अफेयर में इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट फीजिबल
कि आपको डिक्टेट किए जाए। अंडरस्टूड? तो दैट इज नॉट केटरिंग टू द करंट डिमांड्स ऑफ द टाइम। हमारा टाइम किल होगा और हमारा यहाँ पे पर्पस क्या है, वेरी क्विकली देन विल मूव टू द फर्स्ट टॉपिक, दैट हम यहाँ पे 1-1.5 घंटे साथ में हैं, तो वी शुड बी एबल टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम आउट ऑफ दिस टाइम। इस टाइम में मैक्सिमम कितना आउटपुट ले सकें। ठीक, तो सबसे बड़ी चीज क्या करनी है आप लोगों को, ये पीडीएफ जो मिलेगा, ठीक, अगर आप लोग क्लास में है तो वीडियो देखने की जरूरत ऑब्वियसली नहीं है, बट पीडीएफ वेरी वेरी की, ये बहुत जरूरी है। आप लोग को अगर नोट्स बनाने हैं तो आप उससे बनाइए। क्लास में आप कुछ लिखना चाहते हैं तो यू आर फ्री टू राइट एंड यू शुड राइट। जैसे होमवर्क लिखवाए, कुछ आपने बात कही, आप जो लिखना चाहते हैं स्क्रिबल करते रहिए, क्योंकि हम जब स्क्रिबल करते हैं, लिखते हैं, तो हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, वरना केवल प्रवचन बन जाता है, चलो आप बैठे सुन रहे हैं। तो आप स्क्रिबल करते रहिए, लिखते रहिए जो भी समझ में आए। बट अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाना चाहते हैं तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आप पीडीएफ से नोट्स बनाइए। समझ में आया? चलो, अब जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत छोटा सा एग्जांपल, नेक्स्ट लेट्स कम टू द टॉपिक। द फर्स्ट टॉपिक इज, हाँ, that India slips to, काफी न्यूज में था, इंडिया स्लिप्स टू 131 फर्स्ट पोजीशन इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ये न्यूज में तो जून में था, अभी एक आर्टिकल आया था बहुत अच्छा इस पर, इस हैव टेकन अप दिस टॉपिक। देन जेंडर बायस, हाउ इंडिया ट्रीट्स वुमेन डिमिनिशेस इट्स ग्लोबल स्टैंडिंग। अब देखिए इंटरलिंकेजेस क्या हैं। हमने लास्ट वीक बात की थी किस टॉपिक की, ग्लोबल साउथ, राइट, बात की थी। वी हैव सेड कि इंडिया कैसे क्या बनना चाहता है, ग्लोबल लीडर बनना चाहता है ग्लोबल साउथ का, दैट इज इंडियाज ग्लोबल स्टैंडिंग। हम भाई ग्लोबल स्टैंडिंग क्या करना चाहते हैं कि हम कम से कम डेवलपिंग कंट्रीज के क्या हैं, एक लीडर हैं, उनकी कलेक्टिव वॉइस को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, किसी को हिंदी में कोई वर्ड ना समझ में आए इंग्लिश का, प्लीज तुरंत जस्ट हाथ खड़ा करके तुरंत पूछना, ठीक है? कहीं पे ऐसा ना हो कि कंसेप्ट में कहीं पे भी कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, इंग्लिश तो सेकेंडरी है। तो हमारा जो ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग है, सो कॉल्ड द विश्व गुरु स्टेटस, और हमारी रैंक कितनी है इसमें, 31। Then India ranks 131 out of 148 countries with 61.4 score. चलें, so this is the context. समझ आया? This is the context. Next, now the first thing that we have to remember that ये report कौन बनाता है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। होमवर्क नंबर 1 लिखिए। होमवर्क्स देखिए, करंट अफेयर में अगर सब कुछ यहाँ स्पून फीडिंग हो जाएगा तब लर्निंग हमारी रुक जाएगी। So we have to make sure, because we are meeting once a week, so that इतना मतलब कंटेंट आपके पास रहे, so that you can, और इस बार से in the next class, फर्स्ट क्लास तो हो गई, बट नेक्स्ट क्लास से we will take up the homeworks as well. And if you want to extract maximum out of the class, अगर आप क्लास में मैक्सिमम गेन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और अपनी प्रिपरेशन को विंग्स देना चाहते हैं, अगर आपने होमवर्क्स अच्छे से किए, योर नॉलेज विल मल्टीपल। जिसने भी होमवर्क किया होगा, जो मैंने लास्ट में उस पर बात नहीं करना चाहता, बट यू मस्ट हैव सीन, यू मस्ट हैव लर्न समथिंग, राइट? जिसने भी किया होगा, किया था किसी ने, तो उससे कुछ ना कुछ तो गूगल किया होगा, ना कुछ सीखा होगा। तो फर्स्ट होमवर्क दैट इज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें देखना क्या क्या है, बहुत सिंपल सी बात, ये कब बना, व्हेन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट, का पर्पस क्या है, और अपने प्राइम मिनिस्टर क्या इसमें जाते हैं कि नहीं जाते हैं, क्या इंडिया से कौन कौन इसमें रिसेंटली पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, ठीक, सिंपल सा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। चलिए, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जेनेवा में स्विट्जरलैंड में बैठते हैं ये लोग, बातें करते हैं, एक रिपोर्ट रिलीज करते हैं खूब सारी। तो वन ऑफ द रिपोर्ट दैट दे रिलीज इज ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंदर ही क्या है, एक इनका इंडेक्स है, रिपोर्ट के अंदर ही क्या इनका एक इंडेक्स है। वेरी क्विकली, फर्स्ट, द आइडिया ऑफ द इंडेक्स, आइडिया ऑफ द इंडेक्स बहुत सिंपल सी बात है, कॉमन सेंसिकल है। लाइन लिखिए आप लोग, what gets measured, what gets measured, what gets measured gets
जिस चीज को हम मेजर कर सकते हैं, जिस चीज को हम काउंट कर सकते हैं, हम उस चीज को इंप्रूव कर सकते हैं। समझ में आता है? दिस कैन बी वन ऑफ योर एसे टॉपिक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा वेरी क्विकली, व्हाट डू मीन बाय इट? सिंपल सी बात है, क्या मतलब बताऊं? व्हाट्स योर नेम? तो बताओ इसका मतलब क्या है? हाँ, सिंपल सा कंसेप्ट है, हम टेस्ट सीरीज क्यों देते हैं, राइट? हम तो पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते पढ़ ले जाएं, पर टेस्ट देते हैं अपने आप को क्यों करने के लिए? प्रूव करने के लिए, राइट? सो द आइडिया ऑफ द इंडेक्सेस इज दैट वंस वी टेक अप द इंडेक्स, हमको इंडेक्स में रैंकिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल आप लोगों की रैंकिंग होगी जब, तो आप में से किसी की अच्छे नंबर आएंगे, किसी के कम नंबर आएंगे, तो क्या बढ़ेगा? सबके अंदर इंप्रूवमेंट का एक स्कोप बढ़ेगा, राइट? सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड द इंडेक्सेस, टू कम अप विद सच इंडेक्सेस। समझ में आया? राइट। अच्छा, आप लोग क्या कर सकते हैं, तो पीडीएफ आपको मिलेगा, बट द आइडियाज दैट वी आर डिस्कसिंग राइट इन योर कॉपीज। बहुत सारे आइडियाज होंगे, नोट्स में नहीं होंगे, केवल बातों बातों में निकल जाए। सो मेनी थिंग्स, करंट अफेयर इज सो मल्टी डायमेंशनल, ठीक है? इसी पर आइडिया बेस होके अब इंडिया की गवर्नमेंट, मतलब इंडियन गवर्नमेंट एंड यूपी गवर्नमेंट बोथ आर फोकसिंग टू मच ऑन इंडेक्सेस। बहुत सारी रैंकिंग्स निकलती हैं। इंडियन गवर्नमेंट, आपने सुना होगा, नीति आयोग है, राइट? नीति आयोग कितनी सारी इंडेक्सेस निकालता है, दैट इज बेस्ड अपॉन द आइडिया कि हम अगर स्टेट्स को कंपटीशन करेंगे, यूपी का कंपटीशन करेंगे बिहार से, हम रैंकिंग निकालेंगे, यूपी 1 है, बिहार 2 है, नंबर 3 पे एक्स वाई जेड स्टेट है, तो क्या करेंगे, आपस में स्टेट कंपीट करेंगे। इस आइडिया को क्या बोला जाता है? पॉलिटी में आप लोग पढ़ेंगे कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म। सुना होगा ये वर्ड आपने? सुना है किसी ने? जिसने नहीं, किसने सुना है बस हाथ खड़ा करें। कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म, अभी बहुत लोड लेने की जरूरत नहीं है। कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म, ये सब धीरे धीरे आप लोग की जैसे प्रिपरेशन बढ़ेगी, ये एक होता है ना ब्रेड एंड बटर हो जाएगा आपके लिए। तब ये तो कॉमन फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है? आप लोग स्टार्टिंग में का मतलब क्या है, बहुत सिंपल सी बात, आपके और आपके बीच में, आप मान लीजिए इंडिया के सारे स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक? आप बिहार को रिप्रेजेंट करती हैं, आप यूपी को, आप महाराष्ट्र को, तो स्टेट्स के बीच में कंपटीशन करना और रैंकिंग बनाना, तो इसी के बीच का आइडिया क्या है? इंडेक्सिंग का आइडिया है कि हमको इंप्रूव करना है, जो थ्रू वी विल डू थ्रू इंडेक्सेस। नाउ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसके अलावा भी बहुत सारे इंडेक्सेस निकालता है, तो फॉर योर रेफरेंस, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट निकालता है, जेंडर गैप, वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, बहुत सारे इंडेक्सेस ये निकालता है। चलिए, तो नोट नहीं करना ना। टॉपिक इंटीग्रेशन, ये हमारा वन ऑफ द यूज है ना, कि हमें यूटिलाइज करना है टॉपिक को मल्टीपल जगह से। अब हमारा टॉपिक क्या था, व्हाट वाज द टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। सिलेबस सबने देखा है, जैसा सबने कहा कि हमने देखा है, तो GS1 में किस टॉपिक से ये लिंक है? मेंस की मैं बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले जो नए स्टूडेंट्स हैं और जो पुराने, जिन्होंने, आपको यूपीएससी के सिलेबस को क्या करना है, अपने लिए एक, या यूपी पीसीएस जिसकी दोनों का ऑल पैरेलल है, जीएस का सिलेबस बिल्कुल पैरेलल है ना, पता है सबको? तो उसको बिल्कुल बाय हार्ट याद करना है, हर दिन कम से कम उसको तो हनुमान चालीसा की तरह एक बार देखना ही देखना है। इस वन में हमारा एक टॉपिक है इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी एक सब्जेक्ट है, में एक टॉपिक है इश्यूज रिलेटेड विद दी विमेन। समझ में? एक टॉपिक है हमारा, तो दैट इज रिलेटेड टू अवर GS1। GS2 में क्या है, हमारा गवर्नेंस और सोशल जस्टिस का टॉपिक है, सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, जो हम इसके कंपोनेंट देखेंगे इंडेक्सेस के, इट इज रेलिवेंट टू अवर GS2 ऑल्सो। GS3 में इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, तो हम इसका जो तीसरा एक कंपोनेंट इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है, वो हमारे एग्रीकल्चर पे भी डिपेंडेंट है। GS4 हमारा एथिक्स है, GS4 हमारा एथिक्स है, एथिक्स में भी ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एंगल से कवर इंपॉर्टेंट है, एंड जेंडर जस्टिस के एंगल से भी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। विमेन रिलेटेड ऑल द टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव एंड इंक्लूडिंग द एसे आल्सो। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो दिस वाज द आर्टिकल। चलें इस पे, हमारा जो इंडेक्स है, रिपोर्ट हो गई, रिपोर्ट एक बुक हो गई, बुक के अंदर इंडेक्स है। अब इंडेक्स का आप बनाओगे तो क्या बनाओगे, उसके कुछ पैरामीटर्स होंगे, हम आपको जज करेंगे, तो आपके पॉलिटी के स्कोर पे, इकोनॉमी के स्कोर पे, इस पे जज करेंगे। उसी तरीके से हर कंट्री को ये किस पे लिस्ट करते हैं, 4 पैरामीटर्स। फर्स्ट इज इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी,
समझ में आता है? जिसको ना समझ में आए इंग्लिश में, टेक्स्ट ऑब्वियसली इंग्लिश में, रिपोर्ट इंग्लिश में है, ना समझ में आए पूछ लीजिए। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मतलब कि एक कंट्री में विमेन को कितनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। सेकंड, एजुकेशनल अटेनमेंट, एजुकेशनल का क्या स्टेटस है, बहुत सिंपल सा है। हेल्थ एंड सर्वाइवल, हेल्थ एंड सर्वाइवल कितना है, फॉर एग्जांपल मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितना है, इसका क्या मतलब होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट? हाँ, व्हाट इज, लिखो नेक्स्ट होमवर्क, व्हाट इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। बहुत नाम से क्लियर है, मैटरनल, हाँ बताओ। हाँ मतलब कि जब हाँ उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, वो सिंपल सी बात है। तो एक कंट्री को आप जज करोगे ना, कंट्री कितना पब्लिक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है कि जब महिलाएं बच्चे पैदा कर रही हैं तब उनकी डेथ नहीं हो रही है, उनको इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर उनकी डेथ हो रही है इसका मतलब क्या है कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, इसका मतलब कि इन्फेंट हुआ और उसको हम इंटेंसिव केयर नहीं दे पा रहे हैं, तो हमारा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। थर्ड इज पॉलिटिकल इंपावरमेंट, इसका क्या मतलब होगा, सोचिए क्या इसमें जज करते होंगे वेरी क्विकली। पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन, कि कितने लोकसभा में हमारी महिलाएं हैं, कितनी राज्यसभा में हमारी महिलाएं, कितनी विधानसभा में हमारी महिलाएं, ये सब देखते होंगे। पॉलिटिकल इंपावरमेंट ऑफ विमेन कितना है, पॉलिसी मेकिंग डिसीजन कितना विमेन ले रही हैं, राइट। सो दीज आर दी फोर डायमेंशंस ऑन विच एवरी कंट्री इज इवेल्युएटेड, हर कंट्री को इस पे इवेल्युएट किया जाता है। अब इंडिया की हम बात करें, अब इंडिया का जो स्कोर है, इंडिया की रैंक कितनी है, 131। और स्कोर है, स्कोर याद करने की जरूरत नहीं है, रैंक थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये जो वन डे एग्जाम्स होते हैं इनमें रैंक्स भी। एनीवे, वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट द बेसिक इशू। अब देखो, अब जैसे हमारी ओवरऑल रैंक 131 है और इन चार पैरामीटर में भी अलग अलग रैंक है जिनका एवरेज ये है 130, ठीक। तो फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में हम 144 रैंक पे हैं, एजुकेशन में हम 110 रैंक पे हैं, ये हमें याद नहीं करना, फॉर अंडरस्टैंडिंग। हेल्थ एंड सर्वाइवल में 143 नंबर पे है और पॉलिटिकल इंपावरमेंट में 9th नंबर पे है। पॉलिटिकल इंपावरमेंट सबसे अच्छा दिख रहा है, दिख रहा है, और बाकी पैरामीटर्स काफी पुअर हैं। हाँ ये तो ओवरऑल एवरेज हो गया, ये तीन। पॉलिटिकल इंपावरमेंट भी अगर हम रिपोर्ट के में घुसना है, पर हमारा 69 क्यों दिख रहा है, क्या बहुत अच्छा है पॉलिटिकल इंपावरमेंट है? अभी कहाँ हुआ, अभी तो दिया है पॉलिसी में डाला है, अभी हुआ कहाँ, हुआ कहाँ, जब वो होगा तब होगा, उससे भी लूंगी। आपका कैसा कहना है, इसके कम होने का कारण क्या है कि लास्ट 50 इयर्स में वन ऑफ द पैरामीटर, अगर हम इंडेक्स के भी अंदर घुसे, वन ऑफ द पैरामीटर की इन द लास्ट 50 इयर्स आपकी कंट्री में कोई क्या महिला प्राइम मिनिस्टर है, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट रही? तो इंडिया का जवाब क्या आता है, यस, इंदिरा गांधी रही। अभी तो 50 साल नहीं हुए ना, अभी तो नहीं हुए 50 साल, इसलिए हमारा आंसर क्या आता है इसमें, रैंक अच्छी आ जाती है। जैसे जिस बार वो 50 साल क्रॉस हुआ के बाद वो इंदिरा गांधी के बाद कोई प्राइम मिनिस्टर बना, तो वो मतलब उसकी वजह से अभी भी हम इस पे रैंक पे हैं। इस समय इंडिया में लोकसभा रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन, ये तो बता ही देता हूं, बट मतलब मत लिखो, बता देता हूं। लोकसभा में हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है विमेन का कितना है, करीब करीब 12 से 14% है, बहुत कम है, बहुत पुअर है। भाई महिलाएं 50% है, 49% है, जिस कंट्री में रिप्रेजेंटेशन कितना है, केवल 12-14%। और सबसे आयरॉनिक बात ये है, सबसे मजेदार बात ये है कि इंडिपेंडेंस से ये आज तक का सबसे ज्यादा है, मतलब है, बढ़ रहा है, बट कहने की बात है कि हम कह रहे हैं 14% बड़ा पुअर है, पर इंडिपेंडेंस से आज तक का ये सबसे ज्यादा है। तो अच्छी बात है कि भाई यूर ग्लास होता ना, ग्लास हाफ फुल, हाफ हाफ, आप पॉजिटिव मेंटालिटी के हो, इट्स वेरी गुड, बट दैट इज द सिनेरियो। एनीवे, अब इंडिया की ओवरऑल जो रैंक रही, केवल जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग से, ये सब फैक्ट्स रटने नहीं है,
याद क्या क्या करना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑन कौन कौन सी रिपोर्ट लाता है, हमारी इंडिया की करंट रैंक रैकेरी, मोटोरॉल पैटर्न। देन फॉर एग्जांपल यूपीएससी अगर टफ क्वेश्चन करेगा, फॉर एग्जांपल दे वांट टू इंक्रीज द टफनेस ऑफ द क्वेश्चन, तो क्या करेगा कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की 131 रैंक आई है, तो उसमें इंडिया का जो सबसे अच्छा स्कोर है दैट इज ऑन दी एजुकेशन एंड हेल्थ अटेनमेंट। इज इट राइट? गलत है भाई, अभी तो पढ़ा। सबसे अच्छा किस पे है? आपको उसमें रैंक नहीं पूछेगा कि उसमें रैंक कितनी है, बट आपको एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि यार पॉलिटिकल में सबसे अच्छा था। अगर वो टफनेस बढ़ाएगा क्वेश्चन की तो यहां से पूछेगा। मैं क्या समझा रहा हूं, अभी हम पैटर्न पे बात करेंगे, तो दैट्स व्हाट वी हैव टू सी। अब रैंक हमारी 140 थी 2021 में, फिर 128 हुई, फिर 128, फिर 131। हमारा स्कोर इंप्रूव कर रहा है, बट हमारी रैंक गिर रही है। क्यों? क्योंकि बाकी कंट्रीज अच्छा कर रहे हैं। नेक्स्ट इज हम अगर कंपैरिजन करें कि ठीक है तो दुनिया में कंपैरिजन हो गया, तो दुनिया में आप कहेंगे सर अभी आपने पिछले साल ही क्या पिछले सेशन में पढ़ाया था क्या, ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ, वी शुड फोकस ऑन ग्लोबल साउथ। लेट अस कंपेयर सी इन दी साउथ एशिया में देखते हो, साउथ एशिया में बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश साउथ एशिया में नंबर 1 पे है, भूटान, नेपाल, श्रीलंका इंडिया से ऊपर है। तो दैट इज एक होमवर्क लिखिए। अब अगला, द पॉलिसीज ऑफ द बांग्लादेश, सम नेम टू पॉलिसीज ऑफ द बांग्लादेश, दो पॉलिसी which makes बांग्लादेश एक विमेन एम्पावरमेंट का एक वो बनाता है, कहना चाहिए एक साउथ एशिया में केस स्टडी बनाता है। तो बांग्लादेश ने ऐसे क्या स्टेप्स लिए, कुछ किया उन्होंने, दो स्टेप्स हैं, बहुत सारे बट दो स्टेप्स उनके जो की स्टेप्स हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि बांग्लादेश में विमेन एम्पावरमेंट अच्छा है। आप उसकी रैंक देखिए, 24 रैंक है भाई। कहाँ इंडिया की 131 रैंक है, 24 रैंक है, बहुत मायने रख रहा है कि नहीं? का मतलब दे आर डूइंग, मस्ट बी डूइंग समथिंग, कुछ तो ऐसा कर रहे होंगे, तो वी हैव टू सर्च इट आउट। हमें कहां से आप लोग सर्च करेंगे? अरे बहुत सारे मॉडल्स हैं, गूगल, परप्लेक्सिटी प्रो, जेमिनाई, चैट जीपीटी, किसी से पूछिए, पूछिए, समझिए, जो आपकी जिंदगी को आसान बनाता है उसको। मैंने पिछली बार भी आपको समझाया था, टेक्नोलॉजी को यूज करना इज वेरी वेरी। एनीवे, लेट्स मूव टू थिंग। और अब हम ओवरऑल कंट्री, ओवरऑल बात करते हैं, टॉप 10 की बात करते हैं। टॉप 10 में ऑब्वियसली कहां की कंट्री होंगी? हाँ, ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज होंगी। अब मैं ये टर्मिनोलॉजी इसलिए यूज करूंगा क्योंकि अब देखिएगा सेशन बाय सेशन हमारी टर्मिनोलॉजी और टेक्निकल होती जाएगी, बिकॉज हमने क्या बोला, इंक्रीमेंटल इन नेचर। So if you stay with the class and you follow the regime, you'll slowly see within 1 month 2 months आपका जो नॉलेज का लेवल है सिग्निफिकेंटली इंप्रूव, बहुत तेजी से ये कर जाएगा। एनीवे, तो ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज होंगी। अब ग्लोबल नॉर्थ सबको समझ में आता है, क्लास नहीं की है वो पिछली क्लास को देख लेगा। ग्लोबल नॉर्थ मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज है। तो फॉर एग्जांपल आप ये 10 कंट्री देखिए, इस 10 कंट्री में बताइए कुछ एबरेशन है क्या? एबरेशन मतलब सब कुछ तो अच्छा अच्छा है बट ये कुछ खटक रहा है। विच कंट्री? वेरी क्विकली। कौन सी कंट्री खटक रही है दिमाग में? दिख रहा है ना सबको? कौन सी कंट्री खटक रही है? व्हाट्स योर नेम? अतीशा, बताइए कौन सी कंट्री खटक रही है? अरे बोल दो भाई। आइसलैंड खटक रही है? क्यों खटक रही है आइसलैंड? अच्छा, किसको खटक रही है बताए भाई, वेरी क्विकली। अरे हाथ खड़ा करो, बताओ। अरे तो 0.96 है, मतलब कि यार ये बहुत अच्छा कंट्री है, नंबर 1 पे, इट इज द फर्स्ट नंबर, रैंक 1 है, AIR 1 है उसकी, है। और ये इसलिए खटक रही थी कि 9 है, इतना अच्छा है। चलिए लिखिए, अगला होमवर्क लिखिए इसी बात पे। रीजंस व्हाई नामी आइसलैंड इज नंबर 1 कंसिस्टेंटली लास्ट 5-6 साल से आइसलैंड नंबर 1 पे क्यों है? फाइंड आउट 4 रीजंस। 2 रीजंस फॉर बांग्लादेश, 4 रीजंस फॉर आइसलैंड। आइसलैंड इतने सालों से भाई नंबर 1 पे क्या वो ऐसा कर रहे हैं? सीखने को मिलेगा फ्यूचर में, आप भी पॉलिसी मेकर रहोगे तो भाई पढ़ोगे कि यार मैं जब क्लास में पढ़ रहा था तो आइसलैंड में ये पॉलिसी थी, मुझे भी
कौन सी कंट्री खटक रही है? नामीबिया। क्यों खटक रही है? साउथ अफ्रीका की नहीं है, ग्लोबल साउथ की है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की है, और कहां नीचे है? नामीबिया। राइट, सो ये कंट्री खटक रही है, हो रही है। जैसे हमें पहले साउथ एशिया में क्या खटका? कौन सी कंट्री? अरे साउथ एशिया अभी इसके पहले वाली स्लाइड की थी, कौन सी कंट्री? बांग्लादेश 24 रैंक है, तभी उस पर क्वेश्चन दिया। अब अगला क्वेश्चन, नामीबिया भाई टॉप 8 में, सरप्राइजिंग, राइट। दे मस्ट बी डूइंग समथिंग। नामीबिया यहां पे, आप लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी? नामीब डेजर्ट पढ़ लिया है? चलो अच्छा, पढ़ना ओशनोग्राफी में तो एक यहाँ पे कोल्ड करंट जाती है, हाँ? चलो नेक्स्ट, द विजिबल इंक्लूजन ऑफ विमेन इन द लीडरशिप इन नामीबिया। इसलिए नामीबिया क्या है? टॉप पे है। नामीबिया ने भी वही समस्याएं झेली, रंगभेद की नीति, रंगभेद की नीति कहां पे थी? रंगभेद की नीति अपार्टेड, यस। किस कंट्री में सुनते हैं हम लोग, पढ़ते हैं? साउथ अफ्रीका में सुनते हैं। नामीबिया में भी वही दिक्कत थी, रंगभेद की। बट आज की डेट में वो जेंडर गैप को इतना ऊंचा वो ले गए हैं, जेंडर गैप इंडेक्स में वो इतना ऊंचा ले गए हैं। व्हाट इज द रीजन? म्यूट करना। ओके, तो नामीबिया खटक रहा है, ठीक। तो नामीबिया ने क्या किया? नामीबिया ने so many policies that they have made which have made women a part of their political process. फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडिया में बताया मैंने 14% लेजिस्लेचर महिलाएं हैं, वहां पे करीब 44%, वहां पे करीब 44% है। वहां मेल लिटरेसी और फीमेल लिटरेसी ऑलमोस्ट इक्वल है, और उसके विजिबल इंपैक्ट उनके कंट्री में देखे गए विमेन की हेल्थ को लेके। भाई जब 8वीं रैंक है तो इसका मतलब हर पैरामीटर पे उन्होंने अच्छा किया होगा, फिर पॉलिटिकल पे नहीं, हेल्थ पे, जहां विमेन का रिप्रेजेंटेशन, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि वेयर विमेन आर मोर रिप्रेजेंटेड इन द पॉलिसी मेकिंग, क्या होता है? पॉलिसी मेकिंग मोर इंपेथेटिक हो जाती है। एक जैसे क्वेश्चन आता है हमारे पेपरों में कि वाई विमेन रिप्रेजेंटेशन क्यों होना चाहिए? विमेन का रिप्रेजेंटेशन क्यों होना चाहिए? क्योंकि बहुत छोटा सा एग्जांपल से बताता हूं। एक घर में पैसा आया 100 रुपीज, इफ दैट 100 रुपीज इज स्पेंड बाई गिवन बाई रिसर्चेस, सोशल साइंस की रिसर्च की, तो 100 रुपए आया, अगर वो मेल को खर्च करने को दिया जाएगा तो वो कहाँ खर्च करेगा, और फीमेल खर्च करने दिया जाएगा तो वो कहाँ खर्च करेगी? तो ये स्टडीज में देखा गया कि फीमेल स्पेंड दैट मनी ऑन चाइल्ड के न्यूट्रिशन पे, चाइल्ड के हेल्थ पे, उसकी पढ़ाई पे, और मेल कहाँ खर्च करेंगे? कई चीजों में अलग अलग, प्लस लेट अस से ऑन इंफ्रास्ट्रक्चरल थिंग्स, बाइक ले आए, कार ले आए, घर बनवा दिया, इन सब चीजों में। तो व्हेन वीमेन गेट्स द होल्ड ऑफ द मनी ऑफ द पॉलिसी मेकिंग और इंक्लूसिव, सबके लिए पॉलिसी मेकिंग। एनीवे, तो ये है, एक लिख लीजिए, बांग्लादेश और आइसलैंड लिखा है तो नामीबिया भी मत छोड़िए, नामीबिया भी लिख ही लीजिए। नामीबिया की इतनी अच्छी रैंक क्यों है, व्हाई? नेक्स्ट, वेरी क्विकली, नाउ लेट्स वाइंड अप द टॉपिक। तो वेरी क्विकली, इंडिया की 131 रैंक है, हमारी पुअर स्कोर्स हैं। अब ये सब कंटेंट आपको पढ़ना है अपने, तो मैं यहाँ पे डिक्टेट नहीं करूंगा, बहुत सिंपल था, जो बताया उसी का डिस्कशन है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और हेल्थ में पुअर है, नेग्लेक्ट ऑफ द वीमेन हेल्थ, जो फॉर एग्जांपल इंडिया में एक परसिस्टेंट वीमेन इशू है, क्या? वीमेन के एनीमिक होने। एनीमिया क्या होता है? हाँ, आयरन डिफिशियंसी का बहुत एक परसिस्टेंट प्रॉब्लम है। आयरन डिफिशियंसी के लिए क्या देते हैं? यस, वेरी नाइस। देखिए, विच इंडिया का क्या गवर्नमेंट का प्रोग्राम है विच प्रोवाइड्स विमेन और अडल्ट गर्ल्स विथ एनीमिया से लड़ने के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स हैं इंडिया? सिंपल सा, बहुत सिंपल सा, गवर्नमेंट के क्या क्या प्रोग्राम, राइट। नेक्स्ट, विमेन के वेज गैप बहुत है, विमेन आर लेस देन 1/3 ऑफ व्हाट मेन डू, तो वेज गैप्स हैं। इनविजिबल बर्डन ऑफ द अनपेड वर्क जो घर में करती हैं, उसका कोई इकोनॉमिक इंक्लूजन नहीं है, जीडीपी में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो इसलिए एक इनविजिबल बर्डन है।
देन पॉलिसी गैप्स है, केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, चाइल्ड केयर, मैटरनिटी लीव, ये सब इश्यूज हैं। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत कॉमन सेंसिकल पॉइंट्स और डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हमें किसे सीखना है, उराग्वे एंड साउथ कोरिया से। उराग्वे का हम देखेंगे भी। अब जैसे अपने आंसर हम जब लिखते हैं मेंस के, तो हमें क्या लिखना होता है, वेयर द पीपल हैव डन बेटर। फॉर एग्जांपल हम अपने लिख सकते हैं नामीबिया ने कैसे अच्छा किया, राइट। फॉर एग्जांपल उराग्वे ने कैसे किया कि अपनी जो केयर इकोनॉमी थी, अपने केयर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय केयर इकोनॉमी? ये नाम से पता है केयर इकोनॉमी का क्या मतलब है। केयर इकोनॉमी, फॉर एग्जांपल नर्स आर पार्ट ऑफ दी केयर इकोनॉमी। अगर हम ओल्ड एज होम्स बनाते हैं तो वो पार्ट ऑफ दी केयर इकोनॉमी। केयर इकोनॉमी इज अ ह्यूज मार्केट इन विच कंट्री, कहां होगी सोचिए, इन विच कंट्रीज, इन कंट्रीज में होगी केयर इकोनॉमी बहुत बड़ा। यस वेरी, किसने बोला जापान? ओल्ड एज इतने लोग हैं, पैसा इतना है, केयर इकोनॉमी बहुत बड़ी है, राइट। नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट दे आर हैविंग इज लेस। हमारा एक टॉपिक है आज का, अगर टाइम परमिट करेगा तो कवर। तो केयर इकोनॉमी बहुत बड़ा है। तो एक केयर इकोनॉमी को, जैसे फॉर एग्जांपल जो महिलाएं घर में करती हैं, ठीक, फॉर एग्जांपल वीमेन टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, कैरियर सपोर्ट करती हैं, तो वो चाइल्ड को जो सपोर्ट करती हैं वो केयर इकोनॉमी का पार्ट है, बट वो अनपेड वर्क है, उसको अप्रिशिएट किया जाता है, राइट। फॉर एग्जांपल डबल बर्डन भी हैं। डबल बर्डन क्या है कि घर पे चाइल्ड का भी केयर करना है, और अगर वो वर्किंग वुमेन है तो घर में काम भी करना है, हर काम भी करना है। तो the only viable path is when half of the population are healthy, skilled and economically active. फाइनल टेक अवे आप लोग पढ़ लीजिएगा कि रियल इन्वेस्टमेंट क्या है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में, अनपेड वर्क, केयर सर्विस, ऑल दीस थिंग्स। तब इसको पढ़ने का बहुत फायदा नहीं है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। हमको किस पे बात करनी है, मेन तो आइडिया से बात करनी है। उराग्वे ने ऐसा क्या किया, व्हाट उराग्वे डिड। उराग्वे की हम केस स्टडी की बात कर रहे हैं। उराग्वे कहां पे है, साउथ अमेरिका, राइट। देखिए होमवर्क है 5 फैक्ट्स अबाउट उराग्वे। कोई भी 5 फैक्ट आपको उराग्वे के बारे में बताने हैं, अभी नहीं, नेक्स्ट टर्म। उराग्वे के बारे में 5 की फैक्ट्स अबाउट उराग्वे। अब ये सबको सोचना है कि यार 5 ऐसे क्या फैक्ट्स बताएं विच इज रेलिवेंट टू आवर प्रिपरेशन। उसके लिए आपको कम से कम 15 फैक्ट पढ़ने पड़ेंगे, तब आप उसमें से 5 फैक्ट निकाल पाएंगे कि हमारे लिए 5 फैक्ट क्या रेलिवेंट है। अब 5 फैक्ट सबने किए तो यहाँ पे कम से कम 20 फैक्ट तो हो ही जाएंगे क्लास में, नहीं। चलिए, व्हाट उराग्वे डिड। उराग्वे ने क्या किया कि केयर को यूनिवर्सल राइट दिया, सबको एक केयर का अधिकार है। और इसका मतलब क्या होता है, ये पॉलिटी में आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एज अ राइट अप्रोच, एक अधिकार का अप्रोच। अधिकार का मतलब ये होता है जैसे कि पहले क्या था, वर्क वाज नॉट राइट। एग्जांपल मतलब एक पैरेलल स्टडी के साथ आपको समझा। मनरेगा योजना ने क्या दिया, वर्क को एक अधिकार दिया कि अगर मुझे काम चाहिए गांव के एरिया में तो मैं डिमांड करूंगा, और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मुझे काम दे। तो क्या बोलते हैं, काम का अधिकार, राइट टू फूड, खाने का अधिकार। अगर मैं डिमांड करता हूं स्टेट से तो ये मेरा अधिकार है, समझ में। इट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट, इंटाइटलमेंट। राइट वर्सेस दी इंटाइटलमेंट। इंटाइटलमेंट क्या होता है कि क्या होता है, एनीवन? आप लोग यहाँ क्लास में बैठे हैं तो आप लोग का अधिकार है एक अच्छी, तो आप 1-2 घंटे यहाँ बिता रहे हैं, उसमें एक आपको कुछ क्वालिटी मिले, राइट। इंटाइटलमेंट क्या है कि आपको कोई चीज मिल गई है जिसपे आपका अधिकार नहीं है, बट यू आर गेटिंग इट, तो उस पर आप अधिकार नहीं जमा सकते, समझ में आया? तो पहले क्या था, वर्क को क्या कर दिया, जैसे चैरिटी होती है तो क्या होती है, इंटाइटलमेंट्स होती है कि अगर मूड आया किसी एनजीओ का तो जाके खाना बांट दिया, मूड आया एनजीओ का किसी ने काम दे दिया जाके। अब क्या है, राइट बेस्ड अप्रोच है। राइट बेस्ड अप्रोच मतलब कि आप अधिकार मांगेंगे सरकार से कि मुझे काम चाहिए, आपको देना पड़ेगा, यू हैव टू गिव द एम्प्लॉयमेंट, समझ में? तो उन्होंने क्या किया, केयर को एक यूनिवर्सल राइट बनाया। उन्होंने कहा जैसे मान लीजिए कोई वृद्ध है कंट्री में, तो कहता है कि मैं अब केयर नहीं कर सकता अपनी, मुझे केयर
सरकार की जिम्मेदारी है, तो सरकार क्या करेगी, उसके लिए प्रोवाइड करेगी। तो शिफ्टेड केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम फैमिलीज मोस्टली विमेन, उसको शिफ्ट किया किस पे, स्टेट की। नाउ स्टेट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट की, अब वो केयर देगी। जब स्टेट केयर देगी तो क्या करेगी, जो केयर दे रहा है, फॉर एग्जांपल विमेन अब केयर दे रही, तो विमेन को क्या मिलेगा, यस, देन नाउ गेटिंग इंटीग्रेटेड इनटू द फॉर्मल इकोनॉमी। समझ में आया? हमें देखिए, बट फिर क्विकली हम क्या पढ़ते हैं, कभी कभी हमने अपनी प्रिपरेशन में वर्बोज में जाते हैं, मतलब कि पढ़ लेते हैं पूरा पूरा, हमने पूरा सेंटेंस पढ़ लिया, पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया, बट एक था ना थ्री इडियट में, कहना क्या चाहते हो वो नहीं समझ आता। You have to focus on what is the concreteness we are getting from the anything। तो क्या किया, इसको समझ में आया सबको, सबको समझ में आया, एनीवन जिसको समझ में नहीं आया, यू डोंट बी शाय, किसी को बताऊं फिर से, पक्का, ठीक। तो उसको उन्होंने क्या शेयर, स्टेट पे शेयर किया। तो जब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी तब स्टेट को स्कीम बनानी पड़ी, एग्जांपल इंडिया में मनरेगा, कि भाई स्कीम बनानी पड़ी, उनको पैसा रिलीज करना पड़ा, लोगों को अधिकार के रूप में देना पड़ा। सिमिलर कहानी यहाँ पे हुई। उसके बाद उन्होंने एक नेशनल केयर सिस्टम लॉन्च किया, विमेन को बाकी बाकी उन्होंने, बाकी आप देख लीजिएगा, कुल मिला के इट क्रिएटेड पेड जॉब्स इन दी केयर, पेड जॉब्स केयर हुई, तो वो फॉर्मल इकोनॉमी में विमेन को इंटीग्रेट किया गया। अंडरस्टूड? समझ में आ गया होगा आई होप। So this what Uruguay did, that's what can be done as a one of the models। कॉन्क्रीट रिजल्ट्स क्या हुए उसके बाद उराग्वे में, फॉर एग्जांपल विमेन कैन गो बैक टू द वर्क, मोर वुमेन द वर्क फोर्स, हायर जीडीपी पार्टिसिपेशन हो गया, ठीक है। तो दे टर्न्ड अ प्राइवेट प्रॉब्लम इनटू अ पब्लिक पॉलिसी। कौन, किसने, उराग्वे ने। अब एक क्वेश्चन है 2017 का, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, टॉपिक हमारा एंड हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ग्लोबल जेंडर गैप रैंकिंग टू द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सिंपल सा आंसर है, क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन 2017 में ये पूछा गया था। अब फॉर एग्जांपल 2016 में क्या पूछा गया, अब मैं आपको पैटर्न की बात बताता हूँ, पैटर्न। So now for example so many indexes that you will see, for example one of the important ones is ease of doing business, ease of doing business, बहुत सारी हैं, 15-20 इंडेक्स हमको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद करनी पड़ती है, और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से करीब 30 से 40 इंडेक्सेस हमें याद करनी पड़ती हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2016 में पूछा कि इसको कौन रिलीज करता है, तो अभी इस पे नहीं जा रहे हैं, हम पैटर्न की बात कर रहे हैं। तो इन इंडेक्सेस में आपको देखना क्या क्या है, अंडरस्टूड। बहुत सारे इंडेक्सेस आएंगी, हम लोग हो सकता है क्लास में भी समय समय पे जो इंडेक्सेस आए उसको कवर करते रहें, बट दिस इज व्हाट द पैटर्न दैट यू हैव टू लुक फॉर। अब अगली बार आप जब पढ़ेंगे कोई इंडेक्स, तो आपका एक लेंस क्रिएट किया गया क्लास में, अकॉर्डिंग टू दैट लेंस यू विल, अंडरस्टूड एवरीबॉडी। द फर्स्ट टॉपिक इज ओवर, समझ में आया, चलो इंटीग्रेशन समझ में आया, चलो नेक्स्ट टॉपिक इज क्या है भाई, टाइगर डेथ्स इन द सेंचुरी। ये पिछले साल आप लोग को पीडीएफ में मिला होगा, पिछले सेशन में। तो क्या हुआ, फॉरेस्ट ऑफिशियल फेस सस्पेंशन इन द एमएम हिल्स टाइगर पॉइजनिंग, वहां टाइगर पॉइजनिंग का कुछ इंसिडेंट हुआ, वहां पे कुछ टाइगर्स मर गए। टाइगर आपको पता है कौन सा टाइगर वो है इंडिया में, इनिशिएटिव, बंगाल टाइगर नहीं, इनिशिएटिव गवर्नमेंट का कौन सा है, प्रोजेक्ट टाइगर। अगर हम काउंट करें, लिखिए अगला होमवर्क, थोड़ा हैवी होमवर्क है, 5 things which India can say since independence that we have done brilliantly। 75 साल में जो 5 चीज हमने, मतलब हम जिसको प्राउड से कह सके, समझ गए, हम कहें कि यार ये चीज हमने बहुत, हम ये क्या कह सकते हैं कि हमने विमेन रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया। तो पढ़ा पूरा टॉपिक 1 घंटे आधे घंटे लगा के नहीं कह सकते हैं। कोई 5 ऐसी चीज, 5 things which we can say, which we can say that we have done well। तो 5 में से एक क्या है, प्रोजेक्ट है, 1970s में लॉन्च हुआ, टाइगर की पॉपुलेशन उसमें डुंडल कर रही थी, गिर रही थी, और काफी पॉपुलेशन, इट इज वन ऑफ द गुड केस स्टडीज ऑल ओवर द वर्ल्ड कि हमने कैसे को अच्छा किया, ठीक। टाइगर रिजर्व्स बनाए, खूब सारे बनाए, अच्छा कंजर्वेशन भी किया, कमियां आई ऑब्वियसली, बट हमने एक इसको लेके एक डेडिकेटेड एफर्ट किया, और उसमें हमने काफी अच्छा, ठीक। तो ये है, अब हम इसमें फोकस कहाँ करना चाहते हैं। तो पहले बात तो क्या है, ये एमएम हिल्स टाइगर, तो ये आपकी सेंचुरी है, ये
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये MM हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसकी लोकेशन। अब इंडिया में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो आप कहेंगे सर 500 हैं, 500 से ऊपर बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, कहाँ तक पढ़ी जाए, कभी हम पैटर्न डिस्कस, इंपॉर्टेंट वन। अब इसकी लोकेशन कहाँ है, इसकी लोकेशन ये देखिए, जो ट्राई जंक्शन है हमारा, ये कौन सा, ये कौन सा स्टेट है, केरल के कर्नाटका, दिस इज, तो ये इसका ट्राई जंक्शन है। कौन सा, यहाँ पे बहुत कोई गया इधर साइड कभी घूमने, हाँ, यहाँ पे एक बहुत अच्छे फॉरेस्ट है, नाम क्या है उसका, इंडियन ज्योग्राफी नहीं पढ़ी अभी ना, अब बताओ यहाँ पे क्या है, कौन से फॉरेस्ट, यस, अरे बोलो कॉन्फिडेंस से, गलत होगा तो गलत होगा, कौन सा, अरे रेन फॉरेस्ट नहीं है यहाँ पे भाई, कौन से हैं, बोल रहा है, आवाज आ रही है, नीलगिरीज, कौन सा यार, यहाँ पे नीलगिरी है, वेरी ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, वेरी ब्यूटीफुल, तो ये यहाँ से थोड़ा सा दूरी पे है, इस, ये है आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नाउ अब इंपॉर्टेंट क्या है, 2021 में न्यूज थी कि इट वाज सेट टू बिकम अ टाइगर रिजर्व, नहीं बन पाया, बट हेंस इट इज इंपॉर्टेंट, मतलब इट इज इन द, होता ना लाइन में लगा हुआ है टाइगर रिजर्व बनने के, हो सकता है साल 2 साल में बन जाए या बाद में भी, एनीवे। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर लोकेशन, पहले लोकेशन पे बात करते हैं, फिर अब ये जो इसकी लोकेशन है ये बड़ी क्रिटिकल है, ये जो ट्राई जंक्शन है फॉर एग्जांपल, ये जो एरिया है, दिस इज हॉट स्पॉट ऑफ डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं, कम से 4-5 टाइगर रिजर्व हैं, बायोस्फीयर रिजर्व है, नील बायोस्फीयर रिजर्व है, इनफैक्ट इसके नीचे भी यहाँ पे भी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक, अभी सब टेक्निकल टर्म में बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब आप लोग पढ़ेंगे, हम लोग भी धीरे धीरे, बायोस्फीयर रिजर्व मतलब बहुत बड़ा एरिया जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी अच्छी होती है, तो समझ लो ग्रीन ग्रीन एरिया, खूब सारे फॉरेस्ट, हाँ, जैव विविधता बहुत सारी है, प्लांट्स हैं, अलग अलग एनिमल्स हैं, ये जो एरिया है बहुत क्रिटिकल है, यूपीएससी का ये फेवरेट एरिया है, इसमें इतने सारे टाइगर रिजर्व हैं, इधर उधर इधर उधर, और ये कई बार इससे क्वेश्चन किए, इसलिए मैंने इस टॉपिक को टेकअप किया। अब इसके इस एरिया को जूम आउट करें अगर, तो ये हमारा, ये हमारा एरिया है, ठीक, तो इसका अगर आप वो देखें, फॉर एग्जांपल एक नागरहोल टाइगर रिजर्व है, ठीक, उसके जस्ट नीचे एक बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, दोनों मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, नीलगिरी की रोड जाती है नीलगिरी फॉरेस्ट में, उसके नीचे मधुमलाई टाइगर रिजर्व है, एक वायनाड, वायनाड क्यों फेमस था, आप नाम था, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे, क्यों, वायनाड सुना होगा, न्यूज में था, हाँ, लैंडस्लाइड हुई थी, फ्लड आई थी, और पॉलिटिकल लैंडस्केप से क्यों फेमस है, बड़ा न्यूज में रहता है, राहुल गांधी, अभी एमपी कौन है वहां पे, राहुल गांधी थे, अब उनकी बहन वो है प्रियंका गांधी, ठीक, मैंने एक आप लोग को लास्ट सेशन में बताया था कि किसी ने अगर होमवर्क किया हो, न्यूज़पेपर से 5 टॉपिक पर डे लेने वाला, ट्राई किया, न्यूज़पेपर से 5 टॉपिक, 2 टॉपिक, कोई टॉपिक लेके उसके बारे में जस्ट रैंडमली सर्च करने, चलिए, दैट्स हाउ यू शुड इंक्रीज योर नॉलेज डे बाय डे। तो ये एरिया आपका, ये टाइगर रिजर्व, फिर इधर हल्का सा इधर हटते हैं तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, उसके बाद बीआरटी टाइगर रिजर्व है, कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और हम जो MM हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहे हैं वो करीब करीब कहाँ, यहाँ है, इस एरिया, तो इसकी लोकेशन अगर देखी जाए तो इसके नॉर्थ ईस्ट में कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, साउथ में सत्यमंगलम है, और वेस्ट में ये वाला है, ये एरिया हमारा है, इसके इधर ये है, ठीक, लोकेशन। अब ये दोनों मैप हैं, पैरेलल में मैप्स हैं, और इसमें यूपीएससी क्वेश्चन क्या पूछता है, पर क्वेश्चन पूछता था, अभी मैंने उसको नहीं रखा है, कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का कौन कौन सा पार्ट है, तो ये पूरा एरिया नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में आता है, ठीक, उसने पूछा कि उसने फिर नाम दिए, बांदीपुर पार्ट है कि नहीं, कि
ऊपर ये वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्ट है कि नहीं, मधुमलाई पार्ट है कि नहीं, और एक उसने यहाँ का एरिया, राइट। तो ये एरिया इतना क्रिटिकल है कि हमें क्या पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट लोकेशन थोड़ी थोड़ी करने की, जैसे आप करेंगे कैसे, आपने बता दिया। आपको छोटा सा मैप हल्का सा इधर का कॉपी में ड्रॉ कर, और एक एक को पिन पॉइंट करके एक अपने दिमाग में स्कीमेटिक मैप अपनी नोट्स में बनाना है, तभी आप याद तो याद कर सकते हैं, बार बार मैप देखने से याद नहीं होगा। अंडरस्टूड। तो इसके बारे में मलाई महादेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑल्सो नोन एज माले महादेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ईस्टर्न घाट्स में लोकेशन। ईस्टर्न घाट क्या है, ये है, तो ये वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट है, ठीक है। देन मैसूर से इतना है, और बहुत पेंडिंग नोटिफिकेशन फॉर दी, जैसा मैंने आपको बताया, फॉर टाइगर रिजर्व। It is part of the important line. It is part of the contiguous tiger habitat from Tri Junction, near the Tri Junction of कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल का जो ट्राई जंक्शन है वो उसका पार्ट है। तो ये ट्राई जंक्शन में है, ये पूरा कंटिगुअस एरिया है, पूरा जुड़ा हुआ एरिया है, ठीक है। कुछ एरिया को उन्होंने जहां पे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन कर दिया टाइगर रिजर्व, बाकी भी ऑनलाइन है बनने के लिए। एनीवे हाँ, तो जैसा मैंने बताया बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, बड़ा होता है साइज के अंदर, कई सारे टाइगर रिजर्व हो सकते हैं, टाइगर रिजर्व 1, नेशनल पार्क 1, नेशनल पार्क 2, ठीक। तो इसी तरीके से हमारे बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व, कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, हाँ 18-19 है। तो बायोस्फीयर रिजर्व, अब देखिए आपको परेशान कहाँ करेंगे, अब कमिंग बैक टू द टॉपिक, टॉपिक से हम पैटर्न पे पहले क्वेश्चन कर लीजिए, फटाक से इसका आंसर दीजिए, देखिए आंसर दीजिए, फिर पैटर्न पे बात करते हैं। हम्म, ये आंसर है, ये नहीं है, बांदीपुर नहीं है उसका पार्ट। और अब क्या हुआ, ये क्वेश्चन ऑन दी ऑनसेट काफी टफ है, मैपिंग नहीं की है उसके लिए थोड़ा टफ है। क्यों, मैपिंग की है उसके लिए भी, जिसने हल्की सी भी मैपिंग की उसके लिए भी टफ है। क्यों, इतना तो पता है बांदीपुर नीचे है, कुछ का तो नाम ही नहीं पता होगा। फॉर एग्जांपल ये सब इतने फेमस नहीं है, नंबर 1 2 दोनों तो फेमस नहीं है बहुत ज्यादा, बांदीपुर फेमस है, तो उसको इतना तो पता है कि बांदीपुर साउथ में है और बिल्कुल कर्नाटका के पास ही है, कर्नाटका तमिलनाडु बॉर्डर पे। बट इज इट पार्ट ऑफ दिस कंटिगुअस एरिया, यहाँ पे इसको आप मिस आउट, इसलिए क्या है स्पेसिफिक। अब नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, लेट अस अंडरस्टैंड द पैटर्न। हमारे पास 400-500 प्लस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को याद कर पाना नॉट पॉसिबल। नेशनल पार्क 100 से ऊपर नेशनल पार्क्स हैं, तो भी सभी को याद कर पाना नॉट पॉसिबल। बट हमारे टाइगर रिजर्व्स आज से 5-4 साल पहले 50 थे, आज की डेट में तो हमें एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी ने पिछले 15-10 सालों में कम हर ईयर मोर और लेस एक क्वेश्चन, या डायरेक्टली या अगर आपने उस टाइगर रिजर्व को अच्छे से पढ़ा है तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन यूपीएससी ने। इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी शुड प्रिपेयर ऑल द टाइगर। आई एम टेलिंग यू द पैटर्न। अब क्या होगा, करंट अफेयर में आप धीरे धीरे कहीं से भी सोर्स से पढ़ेंगे, आपको एवरी आपको 1-2 टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क दे जाएंगे। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक अ सेपरेट मैपिंग नोटबुक, मैपिंग नोटबुक बनानी है और उसमें के बारे में एग्जांपल लेट से बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बांदीपुर के बारे में जो जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट, क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी टाइगर रिजर्व में ऑब्वियसली टाइगर रिजर्व है या नेशनल पार्क, काफी पैरेलल भी हैं, कुछ टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क भी हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या क्या होता है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट तो ऑब्वियसली लोकेशन,
लोकेशन होगी इंपॉर्टेंट, और क्या इंपॉर्टेंट होगा, कोई क्या की कोई स्पीशीज है, टाइगर तो है, अगर टाइगर उसके अलावा कोई स्पीशीज, फॉर एग्जांपल काजीरंगा टाइगर रिजर्व है या काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? हाँ, वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए फेमस है। तो इसलिए कोई क्या अदर स्पीशीज के लिए फेमस है, फिर किस चीज के लिए फेमस है, क्या उसको गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल कोई उस पे इनिशिएटिव लिया हुआ है उसके लिए। नेक्स्ट, कौन सी रिवर उससे पास कर रही है, वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी इसमें बहुत कुछ पूछता है, इससे कौन सी रिवर पास कर रही है, रिवर इज पासिंग थ्रू, एग्जांपल ये टाइगर रिजर्व है तो इससे कौन सी रिवर पास का भी पूछता है, परेशान करता है। फॉर एग्जांपल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कौन सी रिवर पास कर रही है, ब्रह्मपुत्र रिवर जा रही है तो कौन कौन से टाइगर रिजर्व को क्रॉस करते हुए जाती है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड द पैटर्न हियर। तो हमें क्या करना है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने आज आप पूछेंगे सर नोट्स कैसे बनाए, फॉर एग्जांपल हमने ये पढ़ लिया एमएम हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो आपको क्या करना है, अपनी मैपिंग की कॉपी निकाल एक नोटबुक बनानी है, और इसमें एक आप सेपरेट पेज बनाएंगे टाइगर रिजर्व के लिए और एक अदर देन टाइगर रिजर्व तो इन न्यूज है। फॉर एग्जांपल कोई आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू मच इन न्यूज, 500 है बट 500 में न्यूज होंगी 10-15 न्यूज में, हमको उसके लिए जस्ट इस तरीके से, चाहे आप ऑनलाइन बनाइए चाहे आप ऑफलाइन बनाइए, इस तरीके से हमारे नोट्स धीरे धीरे करंट अफेयर के नोट्स कंपाइल होते रहते हैं और वो एक बर्डन भी नहीं लगते। दिस इज हाउ वी हैव टू डू इट। सिमिलरली फॉर एग्जांपल अपनी नोटबुक में एक एंगल बनाइए इंडेक्सेस का। अब ऐसा नहीं कि आपने नोट्स बनाए तो आज के नोट्स बनाए तो आज डेट, जैसे हम अपने हिस्ट्री के नोट्स बनाते हैं कि इंडेक्स पहले फिर इसका कोई फायदा है। आपको सेग्रीगेशन करना है अपने टॉपिक ताकि आपकी क्या बने, वर्टिकल डेप्थ उस टॉपिक में। इंडेक्स है, मान लीजिए आज के दिन में ये पढ़ा है, अपडेट डाल दीजिए, फिर मान लीजिए 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद फिर कोई इंडेक्स आई वो पढ़ा दिया, आज ये टाइगर रिजर्व पढ़ा है, नेक्स्ट टाइम कोई नेक्स्ट टाइगर रिजर्व पढ़ा। आप और मेहनत करना चाहते हैं तो आपने टाइगर रिजर्व जो बनाया, आपने बस बांदीपुर डिस्कस हुआ, आपने खुद ही पढ़ के बांदीपुर के नोट्स, समझ में आया? अब ऐसा नहीं कि एमएम पढ़ाया तो अब सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नोट्स बना लिए, नहीं, अभी किसके नोट्स बनाने, केवल एमएम हिल्स के। पर टाइगर रिजर्व जैसा मैंने आपको बताया सारे इंपॉर्टेंट, समझ में आया? चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा खराई कैमल। तो आइकॉनिक स्विमिंग कैमल्स फेस एक्सटिंक्शन थ्रेट एज द इलीगल सॉल्ट पैन्स ravage मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द कच्छ। तो मैंग्रोव्स क्या होते हैं, पानी में जो पेड़ होते हैं, कुल मिला के सिंपल सा। हाँ, दे सॉल्ट इंटॉलरेंट होते, सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, सॉल्ट से वो उनको नुकसान नहीं होता। काफी पेड़ों को क्या होता है, सॉल्ट गलता है तो उनको नुकसान होता है, वो सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, दिक्कत नहीं होती। अगेन जस्ट एम्फेसाइजिंग ऑन द पॉइंट कि हमको कैसे समझना है, बहुत ही लेमैन टर्म्स में। फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल दूं, मैंने पॉलिटी जब पढ़ी एक बार, पूरी लक्ष्मीकांत के मैंने नोट्स बना लिए, पूरे नोट्स, तो पूरी लक्ष्मीकांत को अपने नोट्स में पूरा एज इट इज वर्ड बाय वर्ड। बट समबडी आस्क्ड मी कि यार ये एडवोकेट अटॉर्नी जनरल होता कौन है, एग्जांपल आप लोगों ने नहीं पढ़ा है बट एग्जांपल करो, अटॉर्नी जनरल होता कौन है। मैंने बताया कि आर्टिकल लिखा है और ये प्रेसिडेंट का अपॉइंट करें, होता कौन है ये बताओ, सिंपल टर्म्स, सिंपल टर्म्स की, वो गवर्नमेंट का लॉयर है, हमारा लॉयर होता है पर्सनल, वैसे वो गवर्नमेंट का लॉयर है, ये होता है उसकी क्रक्स अंडरस्टैंडिंग। तो चीजों को, जैसे मैंग्रोव के बारे में पूछा था, मैंग्रोव की अपनी एक अच्छी खासी डेफिनेशन, बट सिंपल सा कि जो पेड़ पानी में होते हैं, जो सॉल्ट जो पानी में भी, खारे पानी में भी हो जाते हैं, वो होते हैं मैंग्रोव। उनकी वो जो रूट्स होती हैं थोड़ी ऊपर निकली, पढ़ा होगा शायद ज्योग्राफी में। तो सिंपल टर्म्स में हमको चीजों को समझना है और ये आइडिया केवल हर टॉपिक में एप्लीकेबल। फॉर एग्जांपल हम लोग एआई डिस्कस, आज मैंने टॉपिक में रखा है बट शायद ना डिस्कस कर, एआई क्या है, तो एआई को समझना है बहुत सिंपल टर्म्स में, है क्या, हाउ इट वर्क्स, सो दैट ऐसे बहुत टॉपिक आपको यूपीएससी में परेशान करेंगे, खासकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एमआरएनए, टीआरएनए, ये सब इतना टफ टॉपिक्स हैं जो बायोटेक के स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आते हैं, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम जनरल पर्सपेक्टिव। एमआरएनए काम क्या करता है, टीआरएनए। तो खराई कैमल जो है
ये ऐसे होते हैं, ये लोग पानी में भी किलोमीटर तक स्विम कर ले जाते हैं और मैंग्रोव्स खाना पीना ये लोग खाते हैं। तो दोनों में अंतर क्या होता है नॉर्मल कैमल खराई कैमल में, कि कर लेते हैं, ये नहीं कर पाते हैं नॉर्मल कैमल जो। और यूपीएससी कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्या पूछता है, थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव चीजें पूछता है। काउंटर इंट्यूटिव का मतलब क्या होता है, जो हमें जर्नल अपने सामने दिखता है तो वो थोड़ा हटके पूछता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका आज से पहले आपको गेस करना होता कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में टॉप ऑल द टॉप 10 कंट्रीज बिलोंग टू द ग्लोबल नॉर्थ कंट्री फॉर एग्जांपल, आप उसको क्या करते हैं, गेस टिक करते हैं, मैं भी करता, राइट। तो एक काउंटर इंट्यूटिव है ये, यार वो कंट्री कैसे है अंदर, isn't it? तो फॉर एग्जांपल कैमल हम लोग बचपन से देख रहे हैं सुन रहे हैं, वो क्या है, तो देयर इज आल्सो एग्जिस्ट एन एनिमल, खराई कैमल है जो पानी में भी जाता है। तो इसके बारे में डिटेल्स आप बाकी पढ़ लीजिएगा, बहुत कोई मैं फैक्चुअल चीजें नहीं डिस्कस करता। कैंट स्विम 5 मिनट, एक मलधारी कम्युनिटी है वहां पे, जिसके साथ वो मतलब कम्युनिटी है उसका टेक केयर करती है, ये वो ध्यान रखती है। इंडेंजर्ड हैं, करीब 4000 से कम बचे हैं, तो आपको जैसे बताया था कि हैबिटेट लॉस हो रहा है। मैंग्रोव्स भी आपने पढ़ा ही है, मैंग्रोव्स का कौन सा प्रोग्राम इंडिया चलाती है, ये आपने प्रोग्राम पढ़ा होगा ना, मैंग्रोव्स फॉर फ्यूचर, पढ़ा है। आपने कोई भी चीज पढ़ी, कोरल्स पढ़े, पर ज्योग्राफी में भी क्या लिखना होता है, ज्योग्राफी के आंसर्स आते हैं तो हमें अपने कंक्लूजन क्या लिखना होता है, हमें स्टेप्स लिखने होते हैं, पूरी दुनिया में या इंडिया में कौन सा स्टेप लिया जा रहा है इसके प्रोटेक्शन के लिए, इसके बचाव के। मैंग्रोव्स के लिए क्या लिया जा रहा है, फॉर एग्जांपल मैंग्रोव्स, एनीवे अगर आप मैंग्रोव पढ़ चुके हैं तो उसको होमवर्क में लिख लीजिए, सो दैट एंड प्लस व्हाट इज द गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर मैंग्रोव। इंडिया में फेमस मैंग्रोव्स कहाँ कहाँ है, और दूसरा सुंदरबन तो सबको पता है, तो इस क्लास के स्टूडेंट को पता है, और बताइए आगे। नेक्स्ट, सुंदरबन के आगे, सुंदरबन तो सबको पता है, एनीवन, हाँ, गंगा ब्रह्मपुत्र वही तो है, सुंदरबन ही तो है, और कोई ज्योग्राफी में पढ़ा है ना सुंदरबन, वो मैंग्रोव्स, और कौन से रीजन है, पर यस वेरी फेमस एक और है भितरकनिका, है ना, हाँ हाँ, ये भितरकनिका मैंग्रोव, तो मैंने नोट नहीं किया था सर, मैं भी अपने नोट्स बना ले रहा हूँ क्या। तो अब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, इसका जरा आंसर दीजिए फटाक से, जितना हमने डिस्कस किया उतने से हो जाएगा। 2016 का क्वेश्चन है, ये ठीक, कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड। तो यूपीएससी आप लोगों ने ये बहुत आता है कि एलिमिनेशन टेक्निक ये वो, बहुत नहीं एक्सट्रीम, इन सब पे बहुत नहीं जाना है। देखिए क्या होता है, ट्रिक्स वगैरह उनके ज्यादा काम आती हैं जिनका कंटेंट भी, हमें फोकस अभी किस पे करना है, अपने कंटेंट को मजबूत करने पे। जब कंटेंट मजबूत होगा तभी हमारी ट्रिक्स काम आएंगी, ट्रिक्स से कभी कंटेंट काम नहीं करता। मैं से करता हूँ चेरी ऑन द केक, कई लोग केवल चेरी की ही तैयारी पूरे प्रिपरेशन में करते रहते हैं, मेंस में करेंगे तो कीवर्ड तैयार करते रहेंगे, एग्जाम को तैयार करते रहेंगे, जब तक आप केक नहीं बना रहे हो तब तक उस चेरी का क्या काम है। फोकस किस पे करना है, केक बनाने पे, केक बनाओ तब वो चेरी अच्छी लगेगी, वरना वो चेरी इकट्ठा करते रहोगे वो कुछ डजंट वर्क। एनीवे बहुत सिंपल सा, तभी क्वेश्चन आया था तो टफ था बहुत, बट उस साल वो काफी न्यूज में था। एनीवे अब मैंग्रोव्स पे, मैंग्रोव्स आप पढ़, कोई ये होते हैं मैंग्रोव्स, ठीक है। बट यूपीएससी में आपको जैसे एक एक होना चाहिए, इट इज योर, मैंने क्या बोला था, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्यूरियोसिटी। भाई सुंदरबन तो सबको पता है, बट मुझे एटलीस्ट 5 फेमस मैंग्रोव्स एरिया इंडिया में पता होने चाहिए, आई शुड नो दिस। व्हेन आई एम राइटिंग माय आंसर, हाउ विल आई डिफरेंशिएट माई सेल्फ फ्रॉम द अदर, मैं दूसरे से अपने आप को अलग कैसे करूंगा, सुंदरबन तो सब लिखेंगे, लिखेंगे,
बट मैं अपने आंसर जब बनाऊंगा, अगर मैंग्रोव्स का मेंस में क्वेश्चन आया तो मैं इंडिया का मैप बना के बताऊंगा कि यहाँ पे भी मैंग्रोव है, इसका नाम ये, सुंदरबन के अलावा ये। So that's how I'll differentiate myself. मैं अपने आप को अलग कैसे करूंगा लोगों से, अपने आंसर को लोगों से अलग कैसे करूंगा। तो मैंग्रोव्स क्या होते हैं सब आप लोगों को सब पता है। हाँ, मैंग्रोव्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं बता ही दीजिए, आप लोग पढ़े हुए हैं। शुड बी अदर वे अराउंड। हाँ, इरोजन और प्रोटेक्शन करते हैं, वो शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं, एक तरीके से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं, ये कीवर्ड है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। तो प्रोटेक्ट कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करते हैं, होम होते हैं एनिमल्स का, बहुत सारे एनिमल्स हॉटस्पॉट एरियाज होते हैं, क्लीन एयर एंड वाटर प्रोवाइड करते हैं। सो मेनी गुड आर देयर। मैंग्रोव्स एंड कोरल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। मैंग्रोव्स कोरल्स बहुत जरूरी है प्री मेंस दोनों के लिए। बहुत क्वेश्चन पूछता है, मेंस में पूछता है, GS1 में पूछता है, कभी GS3 में पूछता है, और प्री में तो पूछता ही पूछता है। ठीक है, करंट अफेयर, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी का पैरेलल है ये। बाकी सब आप लोग का है, देख लीजिएगा। नो नीड टू डिस्कस, पक्का? ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक इंटीग्रेशन आपको बता दिया मैंने GS1 में, ज्योग्राफी में है, एंड GS3 में एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। एनवायरमेंट पैटर्न आपको बता दिया। पैटर्न में क्या, हाँ यस, एनिमल पे थे हम लोग। पैटर्न क्या समझना है, अब एनिमल आप कहेंगे जैसे टाइगर रिजर्व बताया है, इस देखिए स्टार्टिंग की फ्यू क्लासेस आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ पैटर्न्स। उसके बाद हमारे क्या होंगे उस फ्रेमवर्क, पैटर्न्स फ्रेमवर्क कुछ भी कह लीजिए, उस फ्रेमवर्क में हमारा फिर फॉर एग्जांपल वन ऑफ द फ्रेमवर्क दैट वी हैव सेड टुडे इज ऑफ इंडेक्सेस, है ना। अब हमने इसको समझा, इसमें क्या क्या चीजें देखनी होती, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब हमने एक इंडेक्स पढ़ ली, फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। अब फॉर एग्जाम्पल 2 हफ्ते बाद हम ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स पढ़ेंगे, दैट इज एग्जाम्पल। उसी तरीके से हमने क्या पढ़ा, एक टाइगर रिजर्व पढ़ा, या नॉन टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट एरियाज, हिल्स। उसी तरीके से एक एनिमल पढ़ा, कौन सा एनिमल में, खराई। टाइगर नहीं पढ़ा, टाइगर रिजर्व पढ़ा, बट खराई कैमल पढ़ा। तो इस तरीके से ये फ्रेमवर्क्स हैं। और धीरे धीरे मैं क्या करूंगा, व्हाट आई विल डू गोइंग फॉरवर्ड, हाँ मैं किन टॉपिक्स को डिस्कस करना चाहता हूँ, फैक्चुअल टॉपिक्स को डिस्कस नहीं करना चाहता। यहाँ मैं क्या डिस्कस करना चाहता हूँ, एनालिटिकल टॉपिक्स को, हमारी अंडरस्टैंडिंग मजबूत हो, मेंस का इंटीग्रेशन ज्यादा हो, और जो फैक्चुअल टॉपिक्स है उन पे हिंट करके जस्ट आगे बढ़ जाएं, आपको कहें कि आप इसको सेल्फ स्टडी कर लीजिए। समझ में आया? दिस इज हाउ वी विल प्रोसीड, दैट हम यहाँ 1.5 घंटे में मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर कर ले। एनीवे, तो इसका पैटर्न क्या समझना है, तो इसमें समझना ये है कि देयर आर सो मेनी एनिमल्स। ठीक, अब उसमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं, आप जब इकोलॉजी की क्लास पढ़ेंगे वहां पे बताया जाएगा, बहुत सारे एनिमल पढ़ाए जाएंगे, वन हैंड रोनोसॉरस पढ़ाया जाएगा, टाइगर पढ़ाया जाएगा, एलिफेंट पढ़ाया जाएगा, बट पढ़ना पड़ता है, क्या करें। डॉल्फिन्स होती हैं बहुत सारी, उनको पढ़ना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल गैंगेटिक डॉल्फिन है, राइट, पढ़ना पड़ता है। इंपॉर्टेंट ये कि हम प्री प्रिपरेशन क्या करें। अब उसके सोचने के तरीके क्या हैं, सोचने का तरीका ये है कि यार जो करंट अफेयर में लोग कहते हैं, राइट, देखिए मैं बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ तो समझिएगा। जब पेपर में जब क्वेश्चन आ जाता है, समझना, द क्वेश्चन इज इन द पेपर, पेपर को जो एनालाइज करते हैं वो क्या करते हैं, कहते हैं यार ये उस दिन उस न्यूज में ये था, आपको ये पेपर उस दिन का पढ़ना चाहिए था, कहते हैं, सुना होगा आपने। फिर आप गिल्ट करोगे यार हिंदू मैंने 26 जनवरी बस 16 जुलाई का बस नहीं पढ़ा, उसी से आगे। इसको बोलते हैं कि बेनिफिट ऑफ द हाइंडसाइट। जब पेपर हो गया, किसी के लिए भी एनालाइज करना बहुत आसान है। आप कोई एनिमल का नाम ले लीजिए, जैसे कल उठा के किसी एनिमल को पूछ, और उसको आप गूगल सर्च कीजिए उस एनिमल को, पिछले 1 साल में उसको लेके कोई न्यूज ना हो, ऐसा हो सकता है? हो सकता है। तो एक तरीके से दुनिया के सभी एनिमल किसी ना किसी तरीके से न्यूज में होंगे ही होंगे,
एंड एवरीथिंग कैन बी जस्टिफाइड कि ये तो देखो इस बार द हिंदू से नहीं न्यू इंडियन एक्सप्रेस से पूछा, और इंडियन एक्सप्रेस ने इस बार तो पाइनियर से पूछ ली, राइट। इन दिस केओटिक सिनारियो हम करें क्या, व्हाट शुड वी डू? मेरा प्रश्न समझ गए आप लोग? अंडरस्टूड माय क्वेश्चन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझे? इन व्हाट वी शुड डू इन दिस केओटिक सिनारियो, करना क्या चाहिए हमें? करना चाहिए, वी नीड टू आइडेंटिफाई, जो मैंने जैसा क्या बताया आपको टाइगर रिजर्व में पैटर्न बताया, कि अगर वो 50 टाइगर रिजर्व 54 टाइगर रिजर्व हमने रटे हैं, उनके बारे में उनके बारे में ये पढ़ा है, भले ही हमारा करंट अफेयर में कोई मिस हो गया तो क्वेश्चन हमारा वो चल जाएगा, ठीक है? यही सेम एनिमल के साथ। एनिमल आप कहोगे फिर सब पढ़े कौन से? टाइगर रिजर्व फिक्स हैं, गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। एनिमल में क्या अप्रोच रखें? एनिमल में एक बहुत सिंपल सा अप्रोच है, और हम स्लोली एग्जांपल्स के साथ भी देखेंगे। फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द वेरी इजी थिंग्स दैट वी हैव इन अवर हैंड इज एवरी स्टेट एनिमल। एवरी स्टेट, हर स्टेट का अपना एक स्टेट एनिमल है। समझ में आती है बात? हर स्टेट ने अपना एक स्टेट एनिमल डिक्लेयर किया है। यूपी ने अपना किया है, जम्मू कश्मीर में अलग है, मणिपुर में संगाई है, ठीक है? हर स्टेट ने डिपेंडिंग अपॉन द इंपॉर्टेंस किसी ना किसी एक को अपना स्टेट एनिमल डिक्लेयर किया है। तो हमारे पास स्टेट है लिमिटेड 28-29, राइट? 28-29 की तो तैयारी, अब क्या हुआ, चीज क्वांटिफाइबल हो गई। अब हमारे पास लिमिटेड चीज हो, कम से कम उतने को हम वो रट सकते, पढ़ सकते। अंडरस्टूड एवरीवन? अब आपकी जिम्मेदारी है कि अब आपके, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे ऐसा बताया, अब आपके एक नोट्स, अगर इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, ठीक है, वी हैव सो मेनी एस्पिरेंट्स इंक्लूडिंग इन दिस क्लास आल्सो, ओनली 10 to 20% आर सीरियस, बाकी सब टाइम पास कर रहा है, कोई अवॉइड करने के लिए टाइम यूज कर रहा है, कुछ कर रहा है। बट फॉर सीरियस एस्पिरेंट दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन, व्हाट यू कैन डू, जैसे आपने ये नोटबुक शुरू की, नोटबुक क्या एनिमल्स की और एक स्टेट एनिमल, ठीक? फिर आपने पहला कोई एक स्टेट उठा लिया, आपने एक हफ्ते में 3 स्टेट भी कर लिया, एक हफ्ते में एक ही स्टेट कर लिया, तब भी आपके 6 महीने के अंदर पूरा देश कवर हो जाए। आपको क्या करना है, उस स्टेट का एनिमल गूगल किया और उसके बारे में 5-6 करनी, दैट्स इट, ज्यादा कुछ नहीं। एंड आप देखेंगे एनिमल के क्वेश्चन अगर 10 आए यूपीएससी में, 10 में से 8 क्वेश्चन स्टेट एनिमल के पूछेगा। वो ये नहीं पूछेगा यूपीएससी कि स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश क्या है, एल्पाइन मस्क डियर है, तो वो पूछेगा नहीं, कि वो ये पूछेगा एल्पाइन मस्क डियर इज फाउंड इन व्हिच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आप सोचोगे यार ये अल्पाइन, ये अचानक फ्रॉम वेयर दिस एनिमल हैज कम, सोचोगे ये अचानक से ये कहां से आ गया। बट उसका फ्रेमवर्क क्या था कि वो हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल था। इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सीरियस एस्पिरेंट्स कि उसको उसने कवर किया होगा। अंडरस्टूड, राइट? सो दिस इज अगेन व्हाट द पैटर्न इज, हाउ यू नीड टू प्रोसीड विद द, आपको होमवर्क मैं नहीं दे रहा हूं, बट इट इज वेल अंडरस्टूड दैट एटलीस्ट यू शुड डू 3 to 4 to 5 एनिमल्स पर डे। पर डे नहीं, मतलब पर वीक ही कर लो, ठीक है? इन अवे आज मैंने करंट अफेयर में कितने टॉपिक पढ़ा है? 4 पढ़ा है, बट अगर नोट कर लीजिए तो 54 टाइगर रिजर्व भी बता दिए और 100 ऊपर 100 प्लस टॉपिक्स आपका हो गया। नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज दी, हमने 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया, टाइम ओवर हो रहा है, इस टॉपिक को कवर करेंगे। देन टॉपिक हमने वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को कवर किया। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था 11 जुलाई। अब ये बताइए पॉपुलेशन को लेके व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हियर नाउ, हम अभी क्या बातें सुनते हैं अपने आसपास सोसाइटी में, और आज से जो सुना करते थे पहले, क्या क्या चीजें आप लोग बताइए फटाफट, रिस्पॉन्स। पॉपुलेशन को लेके क्या सुनते हैं? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और क्या सुनते हैं? एक एक करके, हाँ, यस, व्हाट्स योर नेम? निशु, बताइए क्या सुनते हैं? क्या इंक्रीज हो रहे हैं, और पहले होता था बढ़ाओ, कि बढ़ाने का तो यार कभी नहीं सुना मैंने, इंडिया में सुना।
अब घटाओ पे था। अच्छा ठीक है। पॉपुलेशन से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही, ठीक है, लोग ज्यादा हैं, कंजम्पशन ज्यादा करेंगे तो बढ़ेगी, कॉमन। रिसोर्स लिमिटेड है, ठीक है, वो पॉपुलेशन इंक्रीज बाद में, मैं कह रहा हूँ कुछ और नया क्या सुना है। ठीक है, ये सब समस्याएं हैं पॉपुलेशन बढ़ने, पॉपुलेशन, एनीथिंग एल्स? ठीक है, चाइना ने कंट्रोल किया, अब इंडिया उसमें फर्स्ट आ गया। ठीक है, और कुछ? बट पॉपुलेशन सेंट्रिक, मतलब जनरल हो गया, पॉपुलेशन सेंट्रिक क्या, और बताइए। फैमिली प्लानिंग वर्ड सुना? हाँ, वो पंचायत सीरीज में था। फैमिली प्लानिंग, यस। हम दो, हमारे दो कीवर्ड स्लोगन्स। और ठीक, हमें फोकस एज एन एस्पिरेंट और लेट्स से फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स, हमें किस फोकस करना है, व्हाट इज द गवर्नमेंट, व्हाट द थिंग्स हैव चेंज। अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया को हमेशा समस्या थी किसकी, न्यू एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस दैट द लिमिटेड एरिया देयर दे हैव, पॉपुलेशन ज्यादा है। उसका रीजन क्या है? बहुत सिंपल सा, आपने ज्योग्राफी पढ़ लिया, रीजंस क्या है? क्या रीजंस हैं हाई पॉपुलेशन इंडिया के होने? और पीछे जाओ, और बेस पे जाओ। हाँ ठीक है, करते थे, ठीक है, मतलब इलिटरेट थे तो, बट इंडिया स्पेसिफिक इलिटरेट तो इंडिया से भी ज्यादा कंट्री है। इससे क्या मतलब? हर कंट्री में होगा धीरे धीरे, अफ्रीका में इंडिया ज्यादा समय। बहुत सिंपल सा, ज्योग्राफी मैंने बोला। मैं, यस, इंडो गैंगेटिक प्लेन, इतनी रिवर्स हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में आपका सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कहाँ है? नाइल रिवर के ही इर्द गिर्द, बाकी सब जगह सूखा पड़ा है। क्या में क्लाइमेटिक कंडीशन इस तरीके की रही कि सिविलाइजेशन, तो बेसिक से पॉपुलेशन हमेशा से क्या रहा, हमेशा ज्यादा रही। इंडिपेंडेंट हुए हम, हमने देखा हमारे इंडिया में एरिया के हिसाब से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, राइट? फ्रॉम 1950s itself we started what फैमिली प्लानिंग पे। कभी ये बात इंडिया में नहीं हुई कि पॉपुलेशन बढ़ाओ, राइट? ये बात अलग है कि इलिटरेसी की वजह, जो आपने कारण बताया, मोर हैंड्स टू वर्क। देखिए वर्ड लिखिए यार, वो सुनने के लिए नहीं है, सब क्लास में नोट्स में नहीं है। मोर हैंड्स टू वर्क आइडिया, एक गरीब आदमी है वो सोचता है कि विल गेट मोर हैंड्स टू वर्क इफ वी हैव मोर बच्चे, राइट? तो इस फिलॉसफी से प्लस हेल्थ कंसर्न, हमें नहीं पता कि हम 4 बच्चे की हमने स्टार्टिंग में बात शुरू की, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से शुरू कि हमारे 4 बच्चे होंगे तो 4 में से बच्चे नहीं 2 बचेंगे कि नहीं बचेंगे बड़े होके। अगर 4 किए तो 2 बच गए, बहुत है। अब चारों जिंदा रह गए तो पॉपुलेशन बढ़ गई। ठीक, और भी रीजंस हैं कि और पढ़ेंगे धीरे बाद में, कि इंडिया में सेक्स रेशियो तो पुअर है, पीछे के कारण क्या थे? फीमेल फोर्टिसाइड, फोर्टिसाइड पहला, गर्भ में मारना, और फिर दूसरा इन्फेंटिसाइड, होने के बाद मारना, तीसरा मेटा प्रेफरेंस। मेटा प्रेफरेंस इकोनॉमिक सर्वे ने बोला था, मेटा प्रेफरेंस क्या है? अब आपका दुनिया देखने का नजरिया, फॉर एग्जांपल जब आप क्लासेस करते हैं यूपीएससी की तो काफी चेंज होता है। अब आप अपने आसपास दुनिया में देखेंगे, व्हाट इकोनॉमिक सर्वे एंड सोशल साइंस हैज सीन इन इंडिया, द सेक्स रेशियो ऑफ द लास्ट चाइल्ड। क्या देखा उन्होंने कि परिवार में आखिरी बच्चे का सेक्स क्या है, वो मेल है या मेल है? द फर्टिलिटी रूल इन इंडिया has become the desired, लिखिए ये सब बात, the fertility rule in India has become the desired number of the male child।
ये सब नोट्स में नहीं, ये सब तो मैं केवल कहानी बता रहा हूं। तो बोलते हैं मेटा प्रेफरेंस। एक तो प्रेफरेंस हुई, हमें लड़का चाहिए। मेटा मतलब होता है कि जो एक सामने दिखता है और एक जो हमें बियॉन्ड दिखता है। मेटाफिजिकल जैसे बोलते हैं, गॉड इज मेटाफिजिकल। फिजिकल नहीं है बट हमें लगता है कि गॉड है, होता नहीं है। प्रेफरेंस तो फर्टिलिटी रेशियो, मतलब एक कपल है वो तब तक बच्चे करेगा जब तक उसकी डिजायर्ड नंबर ऑफ मेल चाइल्ड नहीं हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल उसका मेल चाइल्ड डिजायर्ड 1 है, तो अगर पहला लड़का हुआ तो दे विल स्टॉप। अगर उनका डिजायर्ड मेल चाइल्ड 2 हैं तो पहला लड़का, 2 लड़की, फिर लड़का, देन स्टॉप। देन अगर पहला लड़की 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 फिर लड़का, अंडरस्टूड। तो व्हाट दे हैव सीन, सोशल साइंस ने क्या देखा, व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ द लास्ट चाइल्ड। समझ में आया सबको। इंडिया ने जब ये देखा, जब एनालिसिस किया तो देखा क्या है कि यार सेक्स लास्ट चाइल्ड तो और भी खराब है। अब आप अपने आसपास अपने परिवारों को स्कैन कीजिएगा हफ्ते भर, बचपन से जितने परिवार देख, आपको ये पैटर्न देगा, पैटर्न आपको महसूस हो। चल, तो एनीवे हम कहां से थे, कहां पे, तो ये सब डिस्कशन हम करेंगे। विमेन एम्पावरमेंट में ये सब डिबेट्स आती हैं। दिस इज हाउ वी इनरिच अवर यूपीएससी डिस्कशन, एंड दैट्स व्हाट डिफरेंस बिटवीन द, आप यूपीएससी या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं एंड इन जर्नल, सेक्स प्रेफरेंस तो दुनिया को दिख रही है, बट अंडरस्टैंडिंग द डीपर इशू व्हाट वी आर एक्सपेक्टेड टू डू। तो हम बात कर रहे थे पॉपुलेशन की। तो बहुत सारे 11 जुलाई को पॉपुलेशन आया, तो काफी न्यूज में थी कि इंडिया में जो पॉपुलेशन को क्या डिबेट, क्या बातें हैं। अब आप लोगों ने बहुत बातें बताई, बट जो अभी का इशू चल रहा है पॉपुलेशन को लेके, वो नहीं बात किया। एक समय गवर्नमेंट का था कि पॉपुलेशन क्या है, एक लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्या होता है, बोझ। यस, पॉपुलेशन एक बोझ है, हमें कम करना है। तभी 1950 से फैमिली प्लानिंग शुरू हुई। आपने जरूर सुना होगा, अपने पेरेंट्स से सुना होगा या न्यूज में सुना होगा कि 1960-70 में फोर्स स्टेरलाइजेशन होते थे, हैं? राजीव गांधी नहीं, इंदिरा गांधी के टाइम, इमरजेंसी के टाइम हुए 1960-70 जब टारगेट दिए जाते थे। टीचर को टारगेट दिया जाता था कि 2 तुम्हें कराने हैं, तो ब्यूरोक्रेट्स को दिया जाता कि 3 कराओगे तब तुम्हें, तो उसको बोलते थे फोर्स स्टेरलाइजेशन। लोगों को इंसेंटिव दिया जाता कि तुम्हें 50 रुपए 100 रुपए मिलेंगे अगर तुम स्टेरलाइज कराओगे। तो क्या था, टारगेट बेस अप्रोच थी कि हमें करना है। समझ में आया? उसी की पैरेलल चाइना में क्या थी, क्या थी, 1 चाइल्ड पॉलिसी। किसी ने बोला कि चाइना ने बहुत अच्छा किया, अगला होमवर्क लिखिए कि निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ चाइनाज 1 चाइल्ड पॉलिसी। अब ये स्थिति हो गई है चाइना में दैट जो रिवर्स डाउरी की सिस्टम, बिकॉज दे हैव सो मेनी मेल, जब है प्रेफरेंस लड़के की, एक चाइल्ड करना है, तो क्या किया उन्होंने, इट लेड टू सो मेनी गर्ल्स बीइंग किल्ड, मेल फोर्टिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड, बहुत समस्या हुई। तो आपको क्या देखना है, निगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ 1 चाइल्ड पॉलिसी ऑफ चाइना। अब क्या है, वहां पे ऐसे टाउन्स हैं, हरियाणा में भी कुछ टाउन्स हैं ऐसे जहां पे केवल लड़के ही लड़के हैं और कोई लड़की है ही नहीं। एनीवे अब जो डिस्कशन है वो क्या है, यहाँ जो डिस्कशन है हमारा, जो पॉपुलेशन टॉपिक इंटीग्रेशन मेंस में पॉपुलेशन, इसमें जो टॉपिक इंडियन सोसाइटी का है उसमें एक सीधा टॉपिक दिया है हमारा, पॉपुलेशन एंड द रिलेटेड इशू। ये टॉपिक इज डायरेक्टली लिंक टू अवर पॉपुलेशन एंड इट्स। पेपर 2 में भी गवर्नेंस है तो उसमें भी आता है, बट मेनली पेपर 1 का सोसाइटी का टॉपिक है। अब जैसा मैंने बताया, मैं कहानी बता रहा था कि पहले क्या हुआ, फोर्स स्टेरलाइजेशन हुआ कि हमें पॉपुलेशन कम करनी है। तब इमरजेंसी में इसको लेके काफी निगेटिव इफेक्ट हुआ, लोग इसको डरने लगे और सरकार भी वो हो गई, चेंज हो गई। तो फिर गवर्नमेंट को रियलाइजेशन हुआ कि दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द राइट बेस्ड अप्रोच। लोगों को हमें अधिकार देना चाहिए और लोगों को परसुएड करना चाहिए। तभी ये स्लोगन शुरू हुए। क्या स्लोगन शुरू हुए, हम दो हमारे दो, ये सब स्लोगन शुरू हुए लोगों को परसुएड करने के। तो ये टॉपिक हमारा आता है GS4 में, परसुएशन। 6 में एक टॉपिक है हमारा परसुएशन।
में कि हाउ वी परसुएड, ठीक, उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत तकनीकें बनाई। इंडिया ने चाइना का टेक्निक नहीं अपनाया कि वन चाइल्ड पॉलिसी को इंश्योर किया, फोकस किया। पहले इंडिया ने गलती की 2 डिकेड में, बट उसको फिर वेलफेयर ओरिएंटेड किया, राइट बेस अप्रोच किया, जो भी किया। नाउ अभी करंट क्या डिस्कशन है, क्या अब गवर्नमेंट, आपने किसी भी गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर किसी के भी मुंह से सुना कि पॉपुलेशन इज अ लायबिलिटी? नहीं। अब ये नैरेटिव चेंज हो गया है। नाउ द आइडिया इज दैट पॉपुलेशन इज एन एसेट। अब ये कीवर्ड की बात करते हैं, लिखिए डेमोग्राफिक डिविडेंड। वी हैव डेमोग्राफी एंड वी हैव टू यूज इट, we have a young demography and we have to use it to for our advantage। हमारे यंग लोग हैं, यंग लोगों को हमें स्किल करना है, ट्रेन करना है और उनको एक एसेट बनाना है, ह्यूमन कैपिटल बनाना है, ठीक है। मतलब इन लोगों को हम ट्रेन करेंगे तो ये लोग एक स्किल्ड वर्कफोर्स होंगे फ्यूचर के। तो द पॉपुलेशन डिबेट इन इंडिया, ये समझिए सब लोग, तो आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आंसर, बट ठीक है, कि द डिबेट हैज शिफ्टेड। Population is no more a liability, population is now considered as an asset, जिसको हमें क्या करना है, नर्चर करना है, जिसको हमें स्किल करना है, और ताकि हमारी वर्कफोर्स अच्छी बने। अब देखिए उसके पीछे की आइडिया भी यही था, अरे यार इतनी बढ़ गई, कब तक रोना रोए उसकी, अब जो है उसको लेट्स डील विद इट। नाउ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज, इंडिया का क्या होता है, टीएफआर होता है, लिखिए व्हाट इज टीएफआर, क्या होता है, किसी को पता है टीएफआर? टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब कि आइडिया की एक कपल होगा तो कितने बच्चे एवरेज पैदा करेगा। ये वर्ल्ड वाइड रिसर्च से निकला है कि 2.1 अगर टीएफआर है तो किसी कंट्री की पॉपुलेशन कंसिस्टेंट रहेगी। 2 पेरेंट्स ने 2 बच्चे पैदा किए तो पॉपुलेशन कांस्टेंट है। जब वो 2 से ऊपर होता है किसी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ती है, जब 2 से नीचे होता है तो क्या होता है, वो घटती है। फॉर एग्जांपल जापान का क्या हो चुका, 1 पॉइंट समथिंग हो गया है, इंडिया का अब 2.1 से कम हो गया है। आपको पढ़ना है टीएफआर क्या होता है, ठीक, उसी से होता है रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट, आरएफआर। हाँ, क्योंकि क्या हुआ है वहां पे, अब पॉपुलेशन का टीएफआर कम हो गया, मतलब 2 पेरेंट्स हैं, 2 कपल, एक कपल है, वो बच्चे अब 2 नहीं पैदा कर रहा है, एक बच्चा पैदा कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक है आजकल कॉन्सेप्ट है डिंक कपल, DINK, ना ये वर्ड डिंक, डबल इनकम नो किड कपल्स, डबल इनकम नो किड कपल, बड़ा फेमस वर्ड है। ये सब हमारे पेपर में, मतलब दैट्स व्हाट क्रिएट्स एज इन अवर पेपर। करिए, गूगल करिएगा, रीड अबाउट डिंक कपल, ये सब आपको सब, बट डिंक कपल पढ़ के बस 2 लाइन पढ़नी है उनके बारे में और कुछ नहीं। व्हाई दिस इज हैपनिंग, लेट अस से व्हाई दिस इज हैपनिंग। चलिए, ये सब सोसाइटी क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रोबेबल क्वेश्चन। एनीवे, तो कहां पे थे हम, पॉपुलेशन पे। अब सिंपल सी बात है कि हमारा जो पॉपुलेशन का डिस्कोर्स है, डिस्कोर्स का मैंने थोड़ी बहुत बात की, वो डिस्कोर्स करंटली शिफ्ट हो रहा है। अब दुनिया में क्या डिस्कोर्स चल रहा है, दुनिया में 2 तरीके के डिस्कोर्स चल रहे हैं। एक डिस्कोर्स अभी भी यही है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और हमें क्या करना है, इसको कंट्रोल करना है, एक एक्सट्रीम ये है। और एक एक्सट्रीम पे एलॉन मस्क जैसे लोग हैं जो कहते हैं क्या, जापान वाली कंडीशन बर्बाद हो जाएगी आने वाले 20-25 साल बाद, कि जब लोग ही नहीं रहेंगे काम करने के लिए, केवल बूढ़े बूढ़े लोग रहेंगे, बच्चे पैदा नहीं करेंगे लोग, व्हाट विल हैपन। एलॉन मस्क के खूब सारे बच्चे भी हैं। एनीवे, तो द आइडिया इज द एक्सट्रीम्स जो बात हो रही है। कुछ लोग इंडिया को लेके भी कहते हैं क्या, इंडिया में भी पॉपुलेशन दोनों टाइप, जब टीएफआर जब 2 से कम हो गया तो अब इंडिया में भी चिंता बढ़ गई, डिंक कपल बढ़ रहे हैं, डबल इनकम नो किड कपल्स बढ़ रहे हैं, कपल्स आर डिसाइडिंग दैट दे विल नॉट हैव एनी किड्स। क्या कॉन्सेप्ट है, ये तो जरूरी सुना होगा आप लोगों ने, येलो, क्या होता है येलो, यू ओनली लिव वंस आइडिया, व्हाई क्रिएट लाइबिलिटी फॉर अवर फैमिली, कमाएं और खाएं और मजे करें। ये फिलॉसफी है, ये इंडियन फिलॉसफी में। किसकी, अरे पढ़ा है आप लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री, बताइए। तो दिस इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू। कौन सी फिलॉसफी कहती है खाओ पियो मजे करो, क्या पता कल हो ना हो? आजीविका नहीं, चारवाक, यस, द चारवाक फिलॉसफी सेज अबाउट दिस।
घी खाओ, और ये नहीं कहती थी आज के टाइम पे चारवाक होते तो कहते कि खाओ पियो मजे करो, उस समय वो कहते थे घी खाओ और मजे करो, और पता नहीं आफ्टर लाइफ है कि नहीं। जैनिज्म, बुद्धिज्म, वैदिक कहते हैं कि आफ्टर लाइफ है, कर्मा है, सब कुछ जो है यही है। एनीवे, चारवाक फिलोसफी पढ़ी होगी, यही आइडिया है चारवाक फिलोसफी। तो एनीवे हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। तो हमारे जो दो एक्सट्रीम है, तो ये आर्टिकल बात करता है पॉपुलेशन, जो करंट डिबेट है वो बात करती है कि रियल प्रॉब्लम इज नॉट बोथ ऑफ देम। जो एक्सट्रीम व्यू है कि पॉपुलेशन घट रही है, और एक्सट्रीम पॉपुलेशन को हमें कंट्रोल करना है, दोनों ही व्यू नहीं है। प्रॉब्लम इस पढ़ लीजिएगा कि फ्रीडम फ्रॉम कोवर्शन, कोवर्शन से हटना है, डिस्क्रिमिनेशन से और वायलेंस से। मतलब कुल मिला के द आइडिया इज, आई जस्ट समराइज, इसको आप पढ़ लीजिएगा। रीजनल डिस्पैरिटी है, चाइल्ड प्रेगनेंसी। हाँ, द रियल क्राइसिस इज नॉट द फर्टिलिटी डिक्लाइन। फर्टिलिटी डिक्लाइन क्राइसिस नहीं है, बहुत अच्छा आर्टिकल है कि फर्टिलिटी डिक्लाइन क्राइसिस नहीं, द क्राइसिस इज ऑफ एजेंसी। एजेंसी का क्या मतलब होता है, वर्ड है एजेंसी। एजेंसी का मतलब ये होता है, एजेंसी ये वाली गैस एजेंसी वाली एजेंसी। एजेंसी का मतलब होता है गिविंग थिंग्स। फॉर एग्जांपल, जैसे आप घर पे हैं, आपको यहाँ कोचिंग आना है। इफ यू हैव योर ओन व्हीकल, लेट अस से, यू आर डिपेंड, दो तरीके हैं, यू आर, आपके कोई पेरेंट आपको ला रहे हैं, भाई ला रहा है यहाँ पे, फर्स्ट तरीका। और सेकंड, आप इंडिपेंडेंटली यहाँ पे आ रहे हैं, वेदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और योर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। इन द सेकंड केस आपकी एजेंसी क्या है, ज्यादा है। एजेंसी का सीधा सीधा मतलब इंपावरमेंट सर, गिविंग पीपल चॉइसेस, इंपावरिंग पीपल, गिविंग एजेंसी। ये वर्ड आपके आएंगे क्योंकि दीज आर गवर्नमेंट टर्म्स, हमको तो भागना नहीं है। इट इज मीन गिविंग एजेंसी टू द वीमेन। आइडिया क्या है, वो कहते हैं कि फर्टिलिटी डिक्लाइन भी कोई दिक्कत नहीं, कहते हैं कि दिक्कत क्या है, वो कहते हैं मेजर ऑब्स्टेकल ये नहीं है कि बच्चे लोग पैदा नहीं करना चाहते, कहते हैं मेजर प्रॉब्लम है कि बिकॉज ऑफ सच इश्यूज, मेजर ऑब्स्टेकल्स, मतलब दे अल्टीमेटली गिव अप द आइडिया टू हैव चिल्ड्रन ड्यू टू दीज रीजंस, फाइनेंशियल रीजंस, सोशल रीजंस एंड इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रेंट। वो कहते हैं कि हम बच्चे तो करना चाहते हैं, बट द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आर देयर, एजुकेशन महंगी हो गई है, देन अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ इनफर्टिलिटी इज कमिंग बिकॉज ऑफ द हेल्थ इशू, फाइनेंशियल लिमिटेशन 38% लोगों ने कहा, हाउसिंग कहा, पुअर चाइल्ड केयर एंड हेल्थ की सिस्टम है 18%, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। आर्टिकल कहता है कि बात ये नहीं है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो लोग एक तरफ से कह रहे हैं कि पॉपुलेशन घट रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, व्हाट वी नीड फर्स्ट, दैट वी नीड टू गिव द पीपल मोर एजेंसी। हमें लोगों को, ये इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रेंट्स हैं, यहाँ पे फोकस करना है, राइट। तो these findings show that fertility outcomes are not simply a matter of personal choice or biology, but हमारी चॉइस पे डिपेंडेंट नहीं है, बट वो सिस्टम डिपेंडेंट। हमें अपने सिस्टम को ठीक करना है, जो हमने पहले अपने टॉपिक में पढ़ा जेंडर गैप इंडेक्स में, हमें सिस्टम को ठीक करना है, सो दैट अल्टीमेटली इट इज द राइट ऑफ द कपल और मेनली द विमेन डिसाइड हाउ मेनी चाइल्ड शी वांट्स, तो शी शुड नॉट बाउंडेड बाय कंसर्न, तो व्हेन शी विल हैव दैट चॉइस अकॉर्डिंग टू व्हिच शी विल डू। तो यही बात है जो आपको समझाया मैंने, दैट राइट बेस्ड अप्रोच टू दी, आपको समझ में आ गया पहले बार से, दैट वी नीड टू हैव अ राइट बेस्ड अप्रोच टू रिप्रोडक्शन, कि हमको रिप्रोड्यूस करना ये मेरा अधिकार होना चाहिए, आई शुड नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन, बी प्रोवाइडेड सपोर्ट फ्रॉम। समझ में आया। देखिए आप लोग के कई टॉपिक, चूंकि आप लोग बहुत इनिशियल प्रिपरेशन में, मैंने कहा ना करंट अफेयर पैराशूटिंग ऑफ टॉपिक्स है, एक करंट अफेयर में बहुत बेसिक से लेके एडवांस तक का डिस्कशन रहेगा। एक बहुत इंटेंसिवली आप लोग अगर क्लास में ध्यान लगाएंगे और होमवर्क करेंगे तो यू डेफिनेटली बी, एनीवे क्या है, हमें राइट बेस अप्रोच करना है, दैट वी हैव टू एम्पावर द वॉइस। किसी को समझ में दिक्कत हो तो मुझे बताइए, क्योंकि कंसेप्ट था इसमें। एनीवन, सबको समझ में आया, आपको समझ में आया। तो आइडिया यही है, क्या आइडिया है, कोर आइडिया, कोई एक्सप्लेन कर सकता है, एनीवन खड़ा होके आप बताइए क्या समझाया ओवरऑल, एक लाइन में, दो लाइन में बस, कि मेन इशू क्या है और आगे हमें क्या करना है, व्हाट गवर्नमेंट नीड्स टू डू। नहीं, ग्लोबल वार्मिंग नहीं, पॉपुलेशन के लिए। कुल मिला के हमें विमेन को चॉइस देना है, एजेंसी देना है, सो दैट दे कैन डिसाइड व्हाट टू, हाउ मेनी चिल्ड्रंस टू
पे इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रेंट क्या आइडिया है। बाकी कंटेंट है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, कोई डाउट्स होगा तो नेक्स्ट विल डिस्कस। अब जैसे साउथ कोरिया का एग्जांपल देते हैं। साउथ कोरिया में भी वही जापान वाली दिक्कत है। जापान वाली दिक्कत है कि फर्टिलिटी रेट उनका 200 से 2% से 2 से कम चला गया। इनफैक्ट इन जापान, साउथ कोरिया, इन सब कंट्रीज में इंसेंटिव्स आर गिवन टू द पीपल टू हैव किड्स। लोगों को इंसेंटिव दिए जाते हैं, ऑफिस से छुट्टी दी जाती है कि आप लोग बच्चे करिए, बिकॉज उन कंट्रीज में इतना दिक्कत हो गई। केयर इकोनॉमी के बारे में पढ़ा है ना टॉपिक में। तो इट इन फॉर एग्जांपल साउथ कोरिया ने करीब $200 बिलियन 20 साल में खर्च किए, $200 बिलियन खर्च किए टू रिवर्स द फर्टिलिटी डिक्लाइन, ऑफरिंग इंसेंटिव, पैरेंटल सपोर्ट एंड इवन हाउसिंग सपोर्ट। उन्होंने कहा कि अगर आपके 2 बच्चे हैं तो हम आपको क्या देंगे, हाउसिंग में आपको, अगर होम लोन आप ले रहे हो तो हम आपको इंटरेस्ट फ्री कर देंगे, लेकिन आप 2 बच्चे करो। यहाँ पे इंडिया में अभी क्या है कि अगर आपके 2 से 3 बच्चे हो गए तो पंचायत में आप चुनाव नहीं लड़ पाओगे। ग्लोबल नॉर्थ वर्सेस ग्लोबल साउथ इशू, अंडरस्टूड? So this shows that monetary incentive alone do not resolve the fertility challenge. Solution lies in the social change, not in the. अभी मतलब साउथ कोरिया ने कुछ परसेंटेज भी उनका बढ़ा है फर्टिलिटी, उसलिए वो कह रहे हैं। एनीवे, सो द डिबेट पॉपुलेशन लिंग्विस्टिक बाइनरीज हैं कि नो मोर बेबीज वर्सेस नो बेबीज का जो बाइनरी थी, तो हम एक्सट्रीम पे बात कर रहे हैं कि बहुत बेबी करो, इलॉन मस्क जो कहते हैं, और कहते हैं नो मोर बेबीज क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है। तो कह रहे हैं इन बाइनरीज पे हमें बात नहीं करनी है, वी नीड टू फोकस ऑन दी पीपल्स राइट अप्रोच। लोगों के अधिकारों पे बात करना है, वो सिस्टमिक इनजस्टिस का शिकार ना हो। समझ में आया? बहुत बेसिक सा आइडिया है। So the people should be free to make choice how much to reproduce ना करना है, that they should be recognized. So the women, idea of the women that they should not be, जो हमने अपने एक टॉपिक में पढ़ा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भी काफी टॉपिक्स है, that they should not be recognized only as the baby makers, instead support them in whatever the family choice, जो भी फैमिली चॉइसेस करें उसको। hence the population justice is the social justice। अब जल्दी से बस इसको देख लेते हैं जो मैंने आपको बताया था, फैमिली प्लानिंग इन इंडिया इवोल्यूशन, वेरी क्विकली। सो जर्नी ऑफ इवोल्यूशन एंड इम्पैक्ट। तो इंडिया का जो जर्नी रहा, जो मैंने आपको समझाया कि 1950s में इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड का, इंडिया एक कंट्री था जिसने वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशनल प्रोग्राम लेकर आया फैमिली प्लानिंग को लेकर। तो इंडिया फर्स्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लेकर आया टू कंट्रोल पॉपुलेशन थ्रू वॉलंटरी कॉन्ट्रासेप्टिव एडॉप्शन। मैंने एक बार न्यूज़ पेपर पढ़ रहा था, तो बहुत अच्छी केस स्टडी थी कि आशा वर्कर्स होती हैं मेनली, जो गांव-गांव में किस काम करती हैं, ये वो महिलाएं होती हैं, समझिएगा। एंड जो मेल में वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी होती है, उसमें क्या होता है, आशा एंड द मेल प्रोसेस इज इजियर। मेल को कराना नसबंदी आसान होता है एज कंपेयर टू द विमेन काउंटरपार्ट, में कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट आशा महिलाएं होती हैं। तो एक डिफिकल्ट, एक कहना चाहिए एथिकल इशू या सोशल इशू है, एक विमेन के लिए डिफिकल्ट है उस मेल को परसुएट करना, टॉकिंग अबाउट सच सेंसिटिव टॉपिक। अंडरस्टूड? समझ में आया? इसलिए क्या होता है, कई बार महिलाओं को ही उस पेनफुल प्रोसेस से करना पड़ता है फैमिली प्लानिंग के, बिकॉज ग्राउंड लेवल पे जो वर्कफोर्स है वो क्या है, आशा वर्कर्स मेनली हैं। समझ में आया? राइट। तो हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम था, फिर जो 1960 और 70 मैंने आपको बताया क्या था, ये स्टरलाइजेशन फोकस्ड अप्रोच थी, जहां पे हैवी मेल स्टरलाइजेशन वेसेक्टोमी कराया गया। तो इमरजेंसी में हुआ, पब्लिक मिसट्रस्ट हुआ, पब्लिक लोग भागने लगे, डरने लगे, नाम से डरने लगे। फिर 1980s में उन्होंने शिफ्ट किया फैमिली वेलफेयर, जब डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर को रीनेम किया गया, रीब्रांड किया गया, और जो अभी 2000 से अप्रोच कहां से शुरू हुई, राइट बेस अप्रोच। और बहुत अच्छा इसको लेके गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट इज वर्किंग रियली वेल इन करेंटली, जो उसका फोकस है वो पूरा राइट बेस अप्रोच पे है, परसुएट है, कोई भी फोर्स स्टरलाइजेशन पे करंटली नहीं। तो 1970s में हुआ, तो क्या हुआ, टारगेट जो मैंने आपको बताया, टारगेट टॉप डाउन अप्रोच, कैंप बना के, कंसेंट वाज फोर्स्ड, और लोगों को इंसेंटिव दिए हुए, बहुत ही मतलब खराब टाइम था। तो इट वाज टारगेट सेंट्रिक विच वाज नॉट राइट। ये आपको बता दिया कि अभी क्या पॉलिसी शिफ्ट हुआ। अभी भी चैलेंजेस क्या हैं, वेरी क्विकली, व्हाट आर द स्टिल चैलेंजेस। फर्स्ट, जो मैंने आपको समझाया, जेंडर, ओवर रिलायंस ऑन फीमेल, over reliance on female, that it is the responsibility of the female to undergo tubectomy,
बट मेल इनर्शिया परसिस्ट। फिर भी क्या है, अभी भी स्टीरियोटाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल नसबंदी करने से क्या होगा, वो उतने तरीके के देयर सेक्सुअल अर्जेस विल, ये क्या है, ये सब स्टीरियोटाइप्स हैं को लेके डॉक्टर प्रयास करते हैं कि मिथ ब्रेक किए जाएं, ताकि हम लोग जो विमेन का मोस्ट ज्यादा सेंसिटिव है उसको करके मेल पे फोकस, राइट। तो मेल इनर्शिया स्टिल परसिस्ट। देन informed consent in the sterilization process. Informed consent क्या होता है, very quickly, what do you mean by informed consent? वर्ड है, आपको बहुत परेशान करेगा। इन्फॉर्म्ड कंसेंट नाम से ही क्लियर है कि आपको फोर्स नहीं किया गया इस क्लास में, आपको बताया गया कि यहाँ करंट अफेयर क्लास हो रही है, तो आपका मन हो आइए, मन हो मत आइए। यू आर इन्फॉर्म्ड, देन योर कंसेंट इज टेकन। हो सकता है अनइन्फॉर्म्ड कंसेंट भी आपको बताया ही ना गया हो कि क्या है, बस आपको आपको बस लिखवा लिया गया, साइन करा लिया गया, आपसे कंसेंट तो ले ली, बट आपको पूरी तरीके से इन्फॉर्म नहीं किया गया। और एक होता है कंसेंट ही ना लेना, फोर्स करना। फोर्स, देन ओनली कंसेंट एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट वर्ड काफी यूज होता है इन द टर्म्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल क्या होते हैं, जब मेडिसिन बन रही होती हैं, लोगों पे क्या ट्रायल किया जाता है उसका, तो आपसे पूछा जाता है, आपको लिखवाया जाता है कि ये दवाई आप खा रहे हैं, आपको ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं, आपके हमें कंसेंट देते हैं कि नहीं देते। यहाँ पे ये वर्ड काफी यूज होता है, एथिक्स में काफी काम। रेजिस्टेंस इन सम कम्युनिटीज टू यूज कॉन्ट्रासेप्शन। फॉर एग्जांपल, आपने सुना होगा पोलियो को लेके काफी रेजिस्टेंस था एक टाइम पे, पोलियो की दवाई स्पेशली इन सम ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटीज, ये हुआ पोलियो की दवाई खाते हैं तो XYZ समस्या आती है। तो मैंने आपको एक टॉपिक दिया कि इंडियन डेमोक्रेसी के 5 होमवर्क दिया है, 5 पॉजिटिव साइड। तो वन ऑफ द पॉजिटिव, एक प्रोजेक्ट टाइगर बता दिया। अच्छा, इन दोनों को 5 में इंक्लूड नहीं करना है, आपको अगले 5 लेने हैं। दूसरा है पोलियो एडॉप्शन। तो पोलियो का अमिताभ बच्चन और इन लोगों ने इतना अच्छा जो कैंपेन चलाया, पोलियो इरेडिकेट भारत, तो उसको लेके हमने कितना अच्छा कैंपेन चलाया, लोगों तक पहुंचे, है ना। क्या था वो, 2 बूंद जिंदगी के कैंपेन, राइट। इट वाज सच अ गुड कैंपेन, इट वाज सच अ पॉजिटिव कैंपेन। देन इंसेंटिव में स्क्यूड फोकस है, अर्बन प्लानिंग है, अभी भी रिमोट ट्राइबल एरियाज में, इसमें नहीं है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज समराइज कर लेते हैं 4 टॉपिक्स हमने। टॉपिक में ये भी डिस्कस करना चाहता था एआई को, चलिए इसको नेक्स्ट टाइम रखेंगे। एआई काफी आपने बड़ा 20-25-30 डिस्कशन। एनीवे, तो वेरी क्विकली टॉपिक्स हमने डिस्कस किए। द फर्स्ट टॉपिक दैट वी डिस्कस वाज ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इंडेक्स को देखा, इंडेक्सेस, एक क्वेश्चन देखा। इंडेक्सेस में तो एबरेशंस हैं, साउथ एशिया में एबरेशन बांग्लादेश है, टॉप 10 में एबरेशन कौन सी कंट्री है, नामीबिया एबरेशन है। क्यों है, इसको आप लोग को होमवर्क दिया। देन वी टॉक्ड अबाउट विद इन इंडिया जो है पैरामीटर्स, जहां पे हम अच्छा कर रहे हैं, जहां बुरा कर रहे हैं, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में, वो कौन कौन सी कराती है। देन वी टॉक्ड अबाउट सेकंड टॉपिक, हाँ, MM हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात की, उस एरिया की बात की, नीलगिरी और उस एरिया की बात की। उसमें आपकी जिम्मेदारी, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू मेक ड्रॉ योर ओन डायग्राम ऑफ साउथ इंडिया, और उसको एक एक को पिन पॉइंट करिए। 5-6 टाइगर रिजर्व में उसको पिन पॉइंट करिए। नाउ इट्स अपॉन यू, है ना। देखो, यूपीएससी प्रिपरेशन इज ओनली 10 to 15% कैन बी कोचिंग एंड मेंटरशिप, 80% एफर्ट हैज टू कम फ्रॉम योर साइड। मैंने पहले भी क्लास में कहा था कि इट्स नॉट IIT JEE कोचिंग और क्लासरूम कोचिंग नहीं है, जहाँ पे 60% एफर्ट क्लास लेता है या कोचिंग लेता है, 40% 30% स्टूडेंट। यहाँ पे जस्ट रिवर्स्ड है, 80-90% effort has to come from you, right? We are here only to guide you, mentor you and give you the right direction. थर्ड टॉपिक हमने क्या डिस्कस किया, हराई कैमल डिस्कस किया, और एक फ्रेमवर्क डिस्कस किया कि स्टेट एनिमल्स को हमको देखना चाहिए बिकॉज यूपीएससी है। नेक्स्ट इज कुछ क्वेश्चन ही मैं इस पे कराऊंगा, दोनों पे क्वेश्चन आपको कुछ कराऊंगा और एग्जांपल्स के साथ शो करूंगा, अगर टाइम परमिट करेगा नेक्स्ट वीक, कि कैसे टाइगर रिजर्व के क्वेश्चन पूछता है और कैसे ये स्टेट एनिमल के क्वेश्चन वो यूपीएससी पूछता है। देन चौथा टॉपिक डिस्कस किया पॉपुलेशन पे, पूरा मीन्स ओरिएंटेड टॉपिक था, तो ये आपके पॉपुलेशन जो वो है उस पर काफी मैटर करेगा। करंट अफेयर को लेके मैं मेंस की भी आंसर राइटिंग कराना चाहता हूं, बट स्टिल यू आर वेरी यंग, वेरी मतलब स्टार्टिंग ऑफ योर प्रिपरेशन। एज वी प्रोसीड फॉरवर्ड, आपके कुछ सब्जेक्ट्स हो, कुछ राइटिंग आप अपने उसमें कर लीजिए। देन क्योंकि टॉपिक्स ऑलरेडी टफ हैं, टॉपिक्स ऑलरेडी काफी, तो आप लोगों को लगता होगा कि वेरी न्यू थिंग्स आर कमिंग अप, है ना। 1.5 घंटे की क्लास में सो मेनी न्यू कॉन्सेप्ट, सो मेनी न्यू थिंग्स हैव कम अप।
अंडर कॉन्फिडेंस भी फील होगा, थोड़ा प्रॉब्लम महसूस, बट द ओनली वे टू रिमूव इज टू क्या करना है, जो वर्ड नहीं समझ में आया क्लास में पूछ लिया, क्लास में हेजिटेशन हो रही है पूछने से, तो गूगल करिए, और उससे क्या होगा, इंक्रीमेंटल है एंड योर कॉन्फिडेंस विल श्योरली इंक्रीज, 100% इंक्रीज करेगा। आई कैन गारंटी इट, आई कैन गारंटी इट दैट विद इन 1 मंथ 4 to 5 क्लास के बाद यू फील योर सेल्फ, यू फील मोर इन्फॉर्म्ड, आप अपने आप को मोर गंभीर पाओगे, नॉलेजेबल पाओगे, करके पाओगे। ठीक है, दैट्स इट। कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट करंट अफेयर को लेके, किसी को डाउट अप्रोच को लेके? शुरुआत के 5-10 मिनट हमेशा हम कुछ ना कुछ ज्ञान की बात करेंगे ओवरऑल प्रिपरेशन में, क्योंकि करंट अफेयर प्रिपरेशन इज द टफेस्ट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। इट इज द इजीएस्ट ऑल्सो, क्योंकि बड़ा आसान सा लगता है, और वन ऑफ द टफेस्ट कि इसको कोप अप कैसे करना है, हाउ टू मैनेज दिस। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, अगेन नेक्स्ट वीक।